वो रे वाला लाहौरी, रे वाला नहीं। अच्छा 2018 में जब मैंने अपनी आईडी पहली दफा बनवाई तो इसको इतना हवा बना दिया गया कि जैसे पता नहीं है कोई दुनिया की अनोखी चीज है, इसमें क्या ऐसा मांग लेते हैं कि जैसे शायद प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आप करते हैं तो एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। ड्रॉप शिपिंग में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ड्रॉप शिपिंग में आप अपना ब्रांड भी नहीं कर रहे होते और आप जो बाकी लोगों के ब्रांड हैं उनसे विदाउट परमिशन आप उसको सोर्स किए बगैर आप उसको सिर्फ लिस्ट करते हैं। बच्चों का ये जी मैं जॉन बात कर रहा हूँ। Yes. और भाई जॉन बनने की जरूरत नहीं है, आप अली रहो, आप मुनीर हो, जैन रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी आई बिलीव ही इज लकी इनफ कि कोई भी उनका बड़े लेवल का कंपेटिटर नहीं है। होलसेल का बिजनेस फ्लिपेबल है। देखिए मेरे ख्याल में कोई भी बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो दैट इज फ्लिपेबल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। इस बंदा नाचीज को कहते हैं मुनीर अहमद। ये सीखने सिखाने का अमल रहेगा जारी। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट होलसेल एंड आईडी क्रिएशन रिसोर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। मुझे ये कहने में बिल्कुल आर नहीं है कि जब हम लोगों ने अमेजोन की जर्नी स्टार्ट की तो ही वॉज वन ऑफ दोज रिसोर्सेज जिनके पास हम अपनी आईडी क्रिएशन के लिए जाया करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने कुछ मल्टीपल आईडीज लोगों की बनाई इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी जर्नी मूव की टुवर्ड्स अमेजोन होलसेल। तो इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये आईडी क्रिएशन के अंदर अपनी महारत हासिल की, फिर किस तरह से ये होलसेल की डोमेन के अंदर मूव किए। इनका नाम है जैनुल रफी। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं जैन? जैन बहुत शुक्रिया, आप मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नो प्रॉब्लम। अच्छा जैन, इससे पहले कि हम थोड़ा टेक्निकल साइड पे जाएं, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड। आपके बारे में थोड़ी मिसकंसेप्शन भी है कि यूर फ्रॉम एबटाबाद, तो थोड़ा जरा बताइए कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ से ओरिजिनली यू बिलोंग, और फिर स्टडीज आपकी किस तरह से रही? जी बिल्कुल, मेरी पैदाइश जो है वो लाहौर की है। आई वाज बोर्न हियर। वो रे वाला लाहौरी हूँ, रे वाला नहीं। अच्छा। जो आपने जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने देखा। तो एक्चुअली मेरी जो जंपल है वो इट्स बेसिकली फ्रॉम लाइक वारिस कॉलोनी लाहौर, जो कि एक मंसूरा के साथ जो एरिया है, ठीक है। तो वहां पे मैं पैदा हुआ। वो एक हमारा मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो लाइक ही गॉट 11 सन्स। वो पूरा एक कॉलोनी जो है वो मेरे दादा के नाम पे है, बेसिकली वारिस परदादा के नाम पे। अच्छा माशाल्लाह। तो वो हमारे सारा एक पूरा नेबरहुड है वो। तो मैं वहां पे मेरी पैदाइश हुई। और वो जो एक एबटाबाद की आपने बात की, तो यस, जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ टुवर्ड्स ई कॉमर्स तो मैं उस वक्त एक्चुअल लोकेशन इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहा था। आई सी। तो मैं लाहौर से फॉर लाइक 4 इयर्स टाइम मैंने अपनी फैमिली को मूव किया और मैं एबटाबाद चला गया। तो इंशाल्लाह विल कम टू दैट पार्ट। ये मैं बताऊंगा कि वो कैसी ट्रांजिशन थी कि मैं एबटाबाद गया, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर। और मैंने वहां पे जो हमारी लोकेलिटी थी, हमारी जो कॉलोनी थी, उसी के स्कूल्स में मेरी बेसिक जो है वो एजुकेशन हुई। इट वाज इंग्लिश मीडियम स्कूल, एग्रो एसिस स्कूल था मेरा पहला स्कूल। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामा इकबाल टाउन से। ओके। हाँ, तो वहां से मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट फिर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन आपके लिए जो कॉलेज था मेरा, उसमें मैंने आईकॉम किया था, कॉमर्स में आया था। आई वाज वेरी गुड स्टूडेंट व्हेन आई वाज स्टिल इन मैट्रिक, बट व्हेन आई ट्रांजिशन टू लाइक कॉलेज, तो वहां पे आई वाज लाइक शाइनिंग स्टार। मुझे एक सर्टिफिकेट मिला बिकॉज आई डिड वेल इन कॉमर्स। तो मंसूरा डिग्री कॉलेज था, वो भी नेबरहुड में था। तो वहां से मैंने अपना जो है इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद जो है वो मैंने जब एक्सप्लोर किया तो आई कॉम के बाद बी कॉम एक जो है वो नॉर्मल रूट होता है। तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर, आई वांटेड टू डू प्रोफेशनल डिग्री। वो जो रट्टा सिस्टम था वो मैं कभी भी उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। ठीक है। तो आई नीडेड अ प्रोफेशनल डिग्री। तो मैंने जब एक्सप्लोर किया तो उस वक्त एम कैट ई कैट सुना हुआ था, कैट का नहीं पता था। सही। बट थोड़ी सी जब अकाउंटेंसी को लेके जब एक्सप्लोर किया कि व्हाट आर द ऑप्शंस, तो मुझे पता चला कि एसीसी एक फील्ड है जिसका कैट एक लाइक लो लेवल है। आप कैट करते हैं एंड देन यू प्रोग्रेस टू द एसीसी। देन आई स्टार्टेड डूइंग कैट। ओके। तो वहां से मैंने अपनी जो है वो आईकॉम के बाद वो ट्रेडिशनल एजुकेशन को चेंज किया, कैट किया। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, तो हम्बल बिगिनिंग से है। तो वो कैट का जर्नी मैंने स्टार्ट तो कर लिया, मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया और आई वाज वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि बेसिकली इट वाज ऑल प्रोफेशनल। ठीक है, वहां पे कोई आपको कोई रटना जरूरी नहीं था, बल्कि आपको जो है वो टेक्निकली इक्विप्ड होना, टेक्निकली नॉलेजेबल होना। तो आई वाज गुड इन टेक्निकल साइड, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसके एग्जाम्स नहीं दे सका
देन आई स्विच बैक टू बीकॉम। ठीक फिर है। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। बीकॉम पार्ट 1 मैंने दिया, आई गॉट गुड मार्क्स, अकाउंटिंग में मैं बहुत अच्छा था। एंड देन पार्ट 2 में circumstances changed again, then I had to do a job, I had to quit, मतलब I didn't go to any university। तो मैं ठीक है। बीकॉम जो है वो प्राइवेटली मैं उसको कर रहा था because I wanted to complete my education, लेकिन उस वक्त circumstances didn't allow me to go to any university। तो मैंने अपना प्राइवेटली ग्रेजुएशन जो है उसकी तरफ मैंने मूव किया। तो आई यूज्ड टू डू जॉब, मतलब एक डे जॉब मेरी थी, मैं वो कर रहा था, और उसके बाद फिर मैं शाम में आके एकेडमी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता था। ठीक है। और फिर मैंने इस तरह से एग्जाम दिया। अच्छा, जब आप कॉमर्स की डिग्री कर रहे थे, क्या उस वक्त कभी ये सोचा था कि कॉमर्स की डिग्री के बाद ई कॉमर्स करना स्टार्ट कर देंगे? क्योंकि चीज तो अल्टीमेटली ये देखें, कॉमर्स ट्रेडिंग नॉर्मल को कहते हैं और ई मतलब इंटरनेट पे हो गया सारा वो, तो उस वक्त कुछ आइडिया था? क्योंकि ये आई थिंक सो यू आर टॉकिंग अबाउट बैक इन 2006-7 की बात है। हाँ, तो उस वक्त तो मतलब पाकिस्तान में ई कॉमर्स का कोई बहुत ज्यादा ना स्कोप था, ना कोई लोगों को इसका विजन था। बिल्कुल। तो प्रोफेशनल करियर आपने अपना कब स्टार्ट किया और कहाँ से किया? बस वो जब बीकॉम पार्ट 1 में मैं था, तो चूंकि वो मेरा एसीसीए का बैकग्राउंड था, तो मुझे कुछ बीकॉम पार्ट 2 के हवाले से भी मुझे कुछ नॉलेज थी। तो एक दिन हमारे टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मजहर इकबाल साहब, उन्होंने मुझे बीकॉम क्लास पार्ट 1 में था तो बीकॉम पार्ट 2 की क्लास के एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, जो कि मैं कैट में कवर कर चुका था, तो वहां से सॉर्ट ऑफ मेरा एक ट्रेनिंग का जो वो है, एक टीचर, एक ट्रेनिंग का इट नरिशेस, वहां से स्टार्ट हुआ मेरा पढ़ाने का अमल। उसके बाद मैंने कुछ इसी तरह से मैं फिर अकाउंटिंग की कुछ ट्यूशंस करता रहा, और डे टाइम में मैं जो अपनी आपको बताया कि मैंने एक जॉब स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम पार्ट 1 की। सही, ठीक है। तो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपना कॉमर्स के अंदर, डेफिनेटली आई वाज कॉमर्स गाय, तो मैंने एक अकाउंटिंग की जॉब स्टार्ट की। एसजीसी एक कंपनी है, साबरी ग्रुप ऑफ कंपनी, बेसिकली ये जो फ्लक्स हैं, काफी बड़ा ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है। तो ये साबरी ग्रुप ऑफ, अब वो कंपनीज जो है उनको फ्लक्स डिजाइन करते हैं, तो उनके पास मेरा जो है वो इंटरव्यू था। तो बचपन से ये कि अब्बा जी ने मुझे थोड़ा सा आईटी फील्ड में रखा था इन अ वे कि पहले तो मेरे मामू जो थे वो 92, मुझे मतलब याद है कि विंडोज 98 मैंने यूज की है। उससे पहले जो डॉस सिस्टम था वहां पे, प्रिंस ऑफ पर्शिया वो जो गेम था, वो भी मैंने वो डॉस, वो 5.5 इंच वाली डिस्क के ऊपर मैंने खेला हुआ है। तो वो घर में एक था, माहौल था कि आईटी से थोड़ा सा कनेक्टेड थे। ठीक है। उसके बाद फिर वाले साहब ने, मेरा वाले साहब का जो बिजनेस है, बेसिकली जो बैकग्राउंड है उनका, वो है होटलिंग बिजनेस में। उनके होटल्स रहे हैं चित्राल में, कैलाश में, कलाम में, उन्होंने होटल्स किए हैं। तो वहां पे मुझे जो उनके जो चेक इन फॉर्म आप फिल करते हैं, तो यूज्ड टू बी अ कार्ड। तो अब्बा ने मुझे, जब मैं उनकी जर्नी में भी छुट्टियों में उनके पास जाता था वहां पे, तो वो मुझे बैठाते थे कि भाई कंप्यूटर पे बैठ के इसको फॉर्म फिल करो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे वहां पे काम करना शुरू किया, एक्सेल पे काम करना शुरू किया। इंटरनेट तो वहां पे होता नहीं था, लाइट बहुत कम होती थी वहां पे, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता था, मैं उसके ऊपर वो बैठ के फॉर्म फिल करता था। फिर एक दिन अब्बा जी जो है वो कहीं से देख के आ गए, क्योंकि F-16 एक गेम है, उसमें वो एक फाइटर प्लेन उड़ता है और उसको फाइट करता है, एंड देन इट लैंड्स। तो अब्बा ने कहा यार ये गेम है, इसको लाओ और ये जहाज लैंड करना है। तो मैं और अब्बा जो है वो 3-3 बजे से 4-4 बजे तक रात को बैठ के जहाज लैंड कर रहे होते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक वो चीज आई अंदर के लिए, प्रॉब्लम है आईटी में, कंप्यूटर में, उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर वो मैंने मैट्रिक के बाद एक डिप्लोमा किया हुआ था अपना आईटी का, कि जिसमें विंडोज इंस्टॉलेशन थी, वो रेड हैट लिनक्स कैसे इंस्टॉल करनी है, विंडोज कैसे इंस्टॉल करनी है, हार्डवेयर का छोटा सा डिप्लोमा किया हुआ था। तो इन चीजों की वजह से थोड़ा सा आईटी फील्ड में मैं था। अच्छा, ये उस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में थे। एमएस का पूरा जो है, एमएस ऑफिस का पूरा डिप्लोमा कर ले, कंप्यूटर के ऊपर जो है हार्डवेयर का कर ले, सॉफ्टवेयर का कर ले, विंडो चलाना सीख ले, इंस्टॉल करना सीख ले। उसके अलावा फिर एक और वो चीज आती थी, हैंड राइटिंग, टाइपिंग, जो टाइपिंग की जो है, हाँ, इंग्लिश एंड उर्दू की दोनों, वो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने भी वो कुछ कोर्सेज किए थे उस वक्त, और बड़े बेनिफिशियल थे, क्योंकि उस वक्त ये सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब, गूगल वगैरह का इतना ज्यादा वो नहीं था। बिंग हुआ करता था, याहू हुआ करता था, उससे थोड़ी बहुत ही हेल्प ले लेते थे, बट ये कोर्सेज ने उस वक्त डेफिनेटली बहुत हेल्प की हम लोगों की। सही। तो उसके बाद फिर जब आप यहाँ से आगे निकले, मूव किया आपने, तो मैंने जब वो स्टार्ट किया, तो बेसिकली मैंने जब वो एसजीसी की जब कंपनी में जॉब स्टार्ट की, तो वहां पे मैनुअल बुक कीपिंग था, और वो मेरे पास में एक अकाउंट रिसीवेबल ऑफिसर था, मेरे डेस्क पे बहुत ज्यादा स्टैक रखा रहता था रजिस्टर्स का, और वहां पे मैनुअल एंट्री करना, तो इट वाज वेरी लाइक टफ जॉब। तो फॉर्चुनेटली फॉर मी, जैसे ही मैं आया तो टीम, उनकी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने स्विच करने की कोशिश की कि वो एक ईआरपी सॉफ्टवेयर में आ जाए, और उन्होंने डिसाइड किया एक छोटा सा क्विक बुक्स एक सॉफ्टवेयर है, आज भी चलता है। हाँ, यस। तो उन्होंने क्विक बुक्स पे ऑप्ट किया। तो चूंकि वो मेरा इंटरेस्ट एरिया था, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो इंटरेस्ट एरिया था,
तो हमारी एक वीक की क्लोजिंग हुआ करती थी अकाउंटिंग में, एक वीक पूरा लगता था अच्छा क्लोज करने का। तो एक्सेल और क्विक बुक की मदद से उसको जो है वो मैंने क्लोज किया इन 2 आवर्स। वेरी ठीक है, गुड तो जब वो मैंने अकम्प्लिश कर लिया ना, तो इट गॉट बोरिंग कि जी अब तो वही आप काम कर रहे हैं। तो देन आई शुड स्विच माय जॉब, और एक सलीम फैब्रिक्स ने एक इंस्टीट्यूट अपना एक वो बनाया था, सेटअप बनाया था, और उसका नाम था ट्रेडिशंस। सलीम अच्छा फैब्रिक्स जो लिबर्टी मार्केट में, उन्होंने एक जी ट्रेडिशन का सेटअप बनाया था। तो वो एक और ईआरपी इंप्लीमेंट कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। ओके फिर मैंने वहां पे एक्सपीरियंस लिया, जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो गई, देन आई गॉट बोर्ड अगेन। तो फिर मैंने स्विच किया, एंड देन आई जॉइंड सबरी, सॉरी, मैंने ज्वाइन किया उसके बाद सरीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जो कि बेसिकली ओके होटल्स ब्रीजे में ग्रुप है। अच्छा ब्रीजे वाले ब्रीजे, ठीक है नायर, सरिया, माउंट टू बी, हम्म इनके ग्रुप को फिर मैंने एज एन अकाउंट्स पेबल जॉब कर लिया। वहां पे फॉर्चुनेटली फॉर मी सैप इम्प्लीमेंट हुआ। वेरी गुड ठीक है, तो मुझे फिर वहां पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी, सैप का कौन सा मॉड्यूल था सैप का उन्होंने जो है वो सीआरएम भी लिया था, उसका अकाउंटिंग मॉड्यूल भी लिया था, और फुल फ्लैज फुल स्टैक सॉफ्टवेयर उनका जो था वहां पे ठीक है इम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि था। पाकिस्तान में ज्यादा B1 ही चल रहा है हाँ नहीं, इसका B1 नहीं था वो, अच्छा इट वाज अ B1 फुल फ्लैज ठीक है ईआरपी सॉफ्टवेयर, बिकॉज़ उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो डेफिनेटली दे गो फॉर द फुल वर्जन। अच्छा, तो वो जब मैं कर रहा था वहां पे जॉब, तो देन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ई-कॉमर्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बैक इन 2015। ठीक है तो मुझे मेरे एक ब्रदर इन लॉ की तरफ से पता चला कि वो एक जॉब कर रहे थे बहुत अरसे से, एक मेरे एक कजन के पास, मेरे एक डिस्टेंट कजन के पास, और वो ईबे के ऊपर सेलिंग किया करते थे। वो अच्छा पाकिस्तानी आइटम ईबे पे सेलिंग करते थे, और वो 5-6 साल से उनके साथ काम कर रहे थे। हम्म Then he left the job, and then he came to me because then you are like educated person, your English is good, so why don't you join me in this अच्छा eBay venture? ठीक सही है, तो उन्होंने कहा कि I'll cover the sourcing part, I'll cover the pictures and the titles and everything, ठीक है, the research, but all you need to do is to handle the customer support, ठीक है ना, और आपने इसको मेरे साथ जो है वो हैंडल करना है। तो अगेन द अकाउंटिंग जॉब वाज गेटिंग बोरिंग फॉर मी, सो मैं सुबह सारा मतलब लाइक 9 to 5 जॉब करके, बल्कि 9 to 5 नहीं, आई हैड 2 जॉब्स एट दैट टाइम। 9 to 5 एक जॉब कर रहा था, देन देयर वाज एन रेस्टोरेंट जहां पे मैं उनकी शाम में जाके आई यूज्ड टू लाइक मेक द बुक्स। तो वहां पे मैंने जो है वो स्टार्ट किया 2 जॉब्स। तो उसके बाद तीसरा काम मेरा जो था वो ईबे के ऊपर मैं आके कस्टमर के जो मैसेजेस होते थे, क्यूरीज होती थी, उनको मैं हैंडल करके करता था। एक मुझे लकीली उसमें एक ब्रेक मिला कि 3 दिन की, आई डोंट नो कि व्हाट वाज द इवेंट, बट 3-4 दिन का एक मुझे एक हॉलिडे पीरियड मिल गया, जिसमें अच्छा मैंने यूट्यूब को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसी वक्त मैं इंट्रोड्यूस हुआ था यूट्यूब से। मैंने यूट्यूब को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और मैंने वहां पे ईबे के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल थी इंटरनेट पे, ब्लॉग्स में, मैंने वो सारा पढ़ा, और चौथे पांचवें दिन आई क्रिएटेड माय फर्स्ट लिस्टिंग। और अच्छा मुझे आज भी याद है कि वो इट यूज्ड टू बी एन ऑक्शन स्टाइल, बेसिकली मोर ऑफ एन ऑक्शन स्टाइल। ईबे जो था वो पास्ट में इट वाज मोर ऑफ एन ऑक्शन स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही है प्लेटफॉर्म। तो मुझे याद है कि मैंने अपनी वो प्रोडक्ट जो लिस्ट की, तो आई वाज इन ऑफिस, इट वाज अ क्लोजिंग टाइम, और वो पहली दफा उसके वो बिड जब लिखना शुरू हुए, तो वो हर बिड के साथ एक नोटिफिकेशन आती थी। तो आई क्लियरली रिमेंबर कि मैं कहाँ पे बैठा हुआ था, और मुझे आई हाउ एक्साइटेड आई वाज टू गेट माय फर्स्ट सेल बैक इन 2015, और वो बिड चल रही है, और लोग जो है उस पे एक डॉलर बढ़ाते जा रहे हैं, एंड आई सोल्ड वन आइटम। मैंने ये स्टार्ट किया था 2013-14 में, दुबई में था मैं, तो उस वक्त वहां से मैंने ये स्टार्ट किया था। तो मैं ये बिडिंग के चक्कर में जो है ना बहुत जल्दी से तंग आ गया था कि यार क्या मतलब आपको पता ही नहीं कि आपकी प्रोडक्ट किस उस पे जाएगी, तो मैं उस वक्त निकल आया था इससे। तो फिर मैंने उस वक्त अमेज़न स्टार्ट कर दिया था वहां पे दुबई में। तो मैंने जो है वो फिर वो सेल आई, एंड मेरे ख्याल में मुझे कोई 1 से 2 माह लगे कि मैंने अपनी वो पहली दोनों जो मेरी डे जॉब्स थी, जो फॉर्मल जॉब्स थी, आई क्विट दोस जॉब्स, और मैं फुल टाइम ईबे पे शिफ्ट हो गया। बेसिकली आपको इस चीज का इंडिकेशन हो गया था कि दिस इज समथिंग हाँ, जहां आपका दिल लगेगा। यस यस डेफिनेटली। तो क्योंकि पहाड़ों में रहे, मतलब लाइक अब्बा के साथ घूमना फिरना वहां पे, तो एक वहां पे मुझे जो है वो एटमॉस्फेयर यूज्ड टू अट्रैक्ट मी मोर। तो मैं जरा, अब्बा मेरे बड़े एडवेंचरस हैं, तो थोड़ा सा मैंने भी इनहेरिट किया था। सही तो 9 to 5 जॉब वाज लाइक क्वाइट बोरिंग फॉर मी। तो ईबे में स्विच किया, तो मैंने फिर जो है वो बहुत एंजॉय किया। उसी वक्त आई हैड माय डॉटर्स, तो वो फैमिली टाइम, क्योंकि आप सारा दिन आप घर में है वर्किंग फ्रॉम होम, तो उसके अपने जो वर्क्स थे वो मैंने एंजॉय करना शुरू किए। तो इट वाज ग्रेट टाइम। बिजनेस वाज लाइक बूमिंग। ईबे जो है वो ग्रो कर रहा था बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान में तो बहुत अवेयरनेस उसकी थी ही नहीं। इंटरनेशनली भी जो प्रोडक्ट्स मैं सेल कर रहा था उसमें कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था। अच्छा, वो प्रोडक्ट पाकिस्तान से सोर्स किया आपने? अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान से की? पाकिस्तान से सोर्स की थी। वेरी गुड। तो बस उसमें जो है
एंजॉय मैंने बहुत किया। 3-4 टाइम्स जो मैं अपनी सैलरी अर्न कर रहा था दो जॉब से, मैंने उसे 3-4 टाइम्स अर्न करना शुरू कर दिया। पाउंड का लालच लग गया ना। पाउंड यस, eBay यूके में मैं सेल कर रहा था एंड आई वाज लाइक टॉप रेटेड सेलर। ठीक है, तो वो पाउंड और डॉलर यूएसए मार्केट में भी था, यूके मार्केट में भी था। अच्छा जैन, जब ये आप कर रहे थे, ये जो आप बता रहे हैं अर्न करना स्टार्ट किया, तो उस वक्त तक आप अपने उस कजन के साथ ही कनेक्टेड थे या आपने अपना स्टार्ट कर दिया था उस वक्त? नहीं, जो मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अच्छा उनके वही साथ था, कनेक्टेड रहा। ठीक है। अंटिल डेट में उन्हीं के साथ, मतलब eBay आज भी उन्हीं के पास चल रहा है। अच्छा वेरी हाँ गुड। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था जी। तो वो वी आर स्टिल कनेक्टेड, तो माशाल्लाह। तो eBay का फिर बहुत अच्छा जर्नी रहा। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं ली। उसकी वजह ये है कि मेंटोरशिप बिल्कुल भी नहीं थी। जो सीखा हिट एंड ट्रायल से सीखा, जो भी किया वो हिट एंड ट्रायल से किया। तो बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे अच्छे बन रहे थे। मैंने उसको मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। मतलब लाइक बैक इन डेज आई रिमेम्बर कि मैंने इट्से पे लिस्टिंग लगाई, मैंने अमेज़न पे एक्चुअली एक लिस्टिंग लगाई, ठीक है, इन बगैर सीखे? 2006 यस इन 2016। और लगाया क्या मैंने, एक काउ हाई ड्रग, जो हेयर ऑन काउ हाई ड्रग होती है। कोई आइडिया नहीं था, तो ईबे पे लिस्ट एंड सेल वाला सिस्टम था। जी। अमेज़न पे भी मुझे लगा कि लिस्ट एंड, एक तो जब मैंने लिस्ट बना रहा था और उसके वो 5-6 पेजेस जब मैंने फिल किए, मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है। लाइक ईबे में आप लिस्ट करते हैं, उसमें टेम्पलेट्स होती हैं, आपने टेम्पलेट में थोड़ी सी चीजें चेंज की एंड यू डन, पिक्चर्स अपलोड की एंड ऑल दैट। तो और फिर बहुत अरसे के बाद एक सेल आई, तो मैं कहा इट्स अ वेरी स्लो प्लेटफॉर्म, आई डोंट वांट टू डू Amazon, मेरा ईबे अच्छा चल रहा है। तो बस ये रहा कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया उस वक्त बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप Amazon में कब आए? 2018 में बिजनेस रिकॉर्डर पे जो है वो एक, मतलब बिजनेस रिकॉर्डर का जो चैनल था उस पे मुझे पहली दफा सनी अली का एक इंटरव्यू की कुछ हाइलाइट्स नजर आई, चलते फिरते ना। तो जब वो ई कॉमर्स की बात कर रहे थे तो इट क्लिक्ड कि यार ये कोई बात कर रहे हैं जो कि लाइक इट रिलेट्स टू मी। तो मैंने फिर गूगल करना शुरू किया, तो मुझे पता चला देयर इज दिस ग्रुप, शायद उसका नाम कुछ और था, उसका ईसी का नाम ई कॉमर्स बाय सनी अली समथिंग कुछ ऐसे था। हाँ, तो मैंने वो देखा एंड आई गॉट एक्साइटेड कि यार ये क्या चीज है। तो आई जॉइंड दैट ग्रुप, तो पता चला कि एक सेमिनार हो रहा है। तो आई वाज इन एबटाबाद एट दैट टाइम, मैं मूव हो चुका था उस वक्त, क्योंकि जब मैंने ईबे स्टार्ट किया था तो वो लोकेशन इंडिपेंडेंस थी। मैंने अपनी सारी फैमिली से पता किया कि भाई आई वांट टू मूव देयर। तो मेरे बच्चे छोटे थे, एजुकेशन का मसला नहीं होता, नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जब जब जो है वो स्टूडेंट्स मतलब बच्चे स्कूल पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज पढ़ रहे होते हैं, ऑल दैट। बिल्कुल। तो उससे ये हुआ कि मेरे पास एक इंडिपेंडेंस थी कि जॉब मेरी कोई ऐसी फिक्स थी, तो आई एक्सप्लोर्ड कि कहाँ से कोरियर हो सकते हैं और इंटरनेट कहाँ पे अच्छा चलता है। तो आई सिलेक्टेड एबटाबाद, अच्छा, जहाँ पे कोरियर सर्विस वर अवेलेबल और इंटरनेट वहाँ पे पीसीएल अवेलेबल था उस वक्त। ठीक है। अच्छा, एबटाबाद में जब आप मूव हुए तो वहां से आप सिंगल यूनिट भेजा करते थे या आपने कोई 3PL लिया हुआ था? नहीं, सिंगल यूनिट। सीरियसली सिंगल यूनिट। तो वो तो उस वक्त मतलब इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, हेक्टिक भी होगा जाहिर है। या इट वाज हेक्टिक एंड एक्टिव, मतलब लाइक जब मैं लाहौर की, मुझे याद आ रहा है अपने हेक्टिक से जब आपने रिलेट करता हूँ मैं, कि एक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हाउ यू कैन लेवरेज योर टाइम या आप किस तरह से किसी को हायर करके यू कैन गेट सपोर्ट। व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, अच्छा मेरे पास एक एडवांटेज ये था कि जो मैं सोर्स कर रहा था प्रोडक्ट, आई गॉट लाइक डर्ट चीप। मुझे लाइक 20, 50, 100 रुपीज की जो मुझे प्रोडक्ट मिलती थी वो मैं $20-50 तक की बेच लेता था। तो वो विंटेज सॉर्ट ऑफ एन आइटम्स होते थे जो कि मुझे बहुत चीप मिल जाते थे और मैं उनको बहुत अच्छी वैल्यू में बेच पाता था। सही। तो इसलिए वो कोरियर कॉस्ट नेवर हर्ट मी दैट मच। लेकिन डेफिनेटली अब मैं जब सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर काश उस वक्त एक नेटवर्क होता और पता होता कि 3PL इज अ थिंग, ठीक है, क्योंकि मामू वगैरह से रिक्वेस्ट की, लोगों से कहा, बट उनकी हेक्टिव जॉब लाइफ वो कभी भी मेरे लिए वो कोरियर नहीं कर पाते थे। डेफिनेटली थोड़ी सी मुझे हेल्प मिली बट बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं मिल सकती थी स्पेस के इशू से। तो नेवर एक्सप्लोर किया 3PL भी कोई चीज होती है, Amazon FBA का कुछ नहीं पता था। तो जो है मैं एबटाबाद से वो सिंगल पीसेस वो शिप करता रहा, भेजा करते थे। सही। तो उस वक्त इसके जो रिटर्न वगैरह वो कैसे मैनेज करते थे? रिटर्न की मेरी बस ये पॉलिसी थी कि इफ एनी कस्टमर आस्क फॉर रिटर्न तो वी जस्ट यूज्ड टू गिव देम रिफंड, के लिए प्रोडक्ट भी रखें और खुले मजे थे। क्योंकि मार्जिन तगड़े थे। मार्जिन तगड़े थे। हाँ सही। तो आप मतलब कुछ वहां पे 3PL या किसी भी घर पे रिफंड नहीं करवाते थे? फ्री में लो जी, एंजॉय करो प्रोडक्ट भी और पैसे भी ले लो वापस। मुझे याद है कि एक दफा मैंने कोई 8,000 पाउंड्स का मैंने एक ब्लैंकेट सेल किया था। अच्छा। और कस्टमर को वो फटा हुआ मिला, टेयर, इट वाज टेयर। तो मुझे लगा कि शायद रास्ते में जो FIA वगैरह हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, शायद उन्होंने उसको चेक करने के लिए कि उसमें कुछ स्मगलिंग वगैरह तो नहीं। तो बेसिकली इट वाज ए रियल एनिमल फर ओके ब्लैंकेट। ठीक है। तो वो मैंने जो
कोट आते हैं हमारे, हाँ, वहां हाँ, से ही आते हैं, सही, उनको प्रोसेस करवा के उसमें से स्क्वायर पीसेस निकलवा के मैंने सियालकोट में उसकी सिलाई करवा के मैंने अपनी एक प्रोडक्ट खुद क्रिएट की थी। वेरी ठीक नाइस। है, तो वो मुझे उसकी जो कॉस्ट थी, बस मुझे लॉस उसमें ये हुआ कि एक तो अपॉर्चुनिटी फोरगॉन, और उसमें जो मुझे शिपिंग कॉस्ट पड़ी, डेफिनेटली दैट वाज माय लॉस ठीक फॉर है। दैट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन चूंकि वही बात है कि सोर्स प्राइस इतनी कम थी, हाँ, इट डिडंट हर्ट मी दैट मच। और वैसे भी बिजनेस का ये हिस्सा है, या डेफिनेटली प्रॉफिट एंड तो लॉस। उसमें मेरा ये था कि मतलब एक चीज इसमें बहुत क्लैरिटी थी कि फीडबैक हैज टू बी 100%। बिल्कुल, ये कस्टमर तो फर्स्ट बैकबोन पॉलिसी, है। उस वक्त भी मेरी जो है वो मेंटालिटी ये थी कि कस्टमर से बहस नहीं करता था बिल्कुल भी, नो नेवर, नो आर्ग्यू। ठीक है, इफ कस्टमर गॉट एनी प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट, उसको कहा जी ओके नो प्रॉब्लम, विल सेंड यू अनदर वन एंड विल गिव यू अ रिफंड। ठीक है, सही, तो वो हमेशा से जो है वो कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसी रखने की वजह से मेरा जो अपना वो टॉप रेटेड स्टेटस जो है वो मेंटेन रहा। इवन के फिर ईबे ने उस टाइम पे लोन्स वगैरह भी ऑफर करना शुरू किए थे, तो आई गॉट वन गुड अमाउंट ऑफ लोन बैक दैट टाइम, क्योंकि मेरी जो है वो पेपैल मेरा वाज लाइक गुड, उसमें हर दफा ट्रैकिंग जो है वन टाइम, कोई किसी किस्म की कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं थी, इट वाज ऑल फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट बिजनेस। सही, ठीक है, सही। तो सब ट्रैकिंग वाज ऑन टाइम। मैं मेरे पास बहुत दफा ऑप्शन होती थी कि मैं डीएचएल करने के बजाय पाक पोस्ट से अगर प्रोडक्ट सेंड कर दूं तो कॉस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन मैं हमेशा प्रीमियम सर्विसेज की तरफ गया कि कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरीज मिले और रिफंड। लोग जो है मतलब मेरे जो बाद में कंपेटिटर आए, उन्होंने उनकी रिफंड पॉलिसीज वर नॉट दैट गुड। मेरी बहुत फ्लेक्सिबल रिफंड पॉलिसी होती थी, इवन के आफ्टर जो एक सेट पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद भी अगर किसी कस्टमर ने मैसेज करके कहा कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आई यूज्ड टू गिव देम रिफंड, और उनको मैं नई प्रोडक्ट जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट सेंड कर दिया करता था। ना, ई-कॉमर्स इज ऑल अबाउट फीडबैक। देखिए, जितना अच्छा आपका फीडबैक होगा, जितना अच्छा आप अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करेंगे, डेफिनेटली वो आपको लॉन्गर रन में फायदा देता है। अच्छा, उसके बाद जैन फिर आप एक्सट्रीम कॉमर्स को आपने ज्वाइन किया, आई थिंक सो इन 2018, राइट? तो वो जो आपने सेमिनार अटेंड किया इनका, तो उसके बाद फिर आप लोग किस तरह से जी, इंक्लाइन जब हुए? मुझे पता चला कि एक सेमिनार है, तो मैंने उसी वक्त पे किया उसको, बैंकिंग डिटेल्स दिए, पे किया, और मैं आई ट्रेवल्ड बैक टू लाहौर, और मैंने यहाँ पे सेमिनार अटेंड किया। तो जब वो सेमिनार मैंने अटेंड किया तो इट वाज लाइक एन आई ओपनर कि मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज FBA, व्हाट इज Amazon एक्चुअली, हाउ टू सेल ऑन Amazon, हाउ टू डू प्रोडक्ट हंट। तो मुझे लगा कि दिस इज अ फील्ड दैट आई मस्ट एक्सप्लोर। ठीक है, तो वहां पे उस वक्त उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया था कि मुझे लगा कि पता नहीं मुझे बूट कैंप एडमिशन मिलने वाला नहीं मिलने वाला। मैंने जवाद साहब बैठे हुए थे उस वक्त बाहर, जवाद जी। लतीफ साहब, और उनसे मैंने पूछा कि जो बूट कैंप की फीस है स्टूडेंट वो किस बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, क्या ये वही बैंक अकाउंट है जिसमें हमने सेमिनार की फी पे की है? तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं। मैंने उसी वक्त घर में फोन किया, मेरी एक ईबे से पेमेंट ड्यू थी, मैंने कहा फौरन मेरी बूट कैंप की फी जो है वो ट्रांसफर करें और मैंने इसमें एडमिशन लेना है। देन आई गॉट एन एडमिशन बूट कैंप। तो मैंने इस्लामाबाद के लिए लिया एडमिशन। उस वक्त ऑफिसेस उस वक्त ऑन साइट होते थे। जी, बिल्कुल। अरसलान साहब जो थे वो इस्लामाबाद में ट्रेनर थे उस वक्त। तो आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑन माय बाइक फ्रॉम एबटाबाद टू इस्लामाबाद टू अटेंड दैट सेशन। वाओ! कितने घंटे की जर्नी थी वो? वो मुझे कोई 1.5 घंटा लगता था, और वन साइड? हाँ, वन साइड। वो मरी के रोड से मैं आता था, बड़ा सैनिक अपना वो रूट था, तो वहाँ मैं उसमें ट्रैवल करता था, और वो एक एक्साइटमेंट, एक एंजॉयमेंट वो भी थी मेरी। वो ट्रैवलिंग हो रही है बाइक के ऊपर, YBR 125 मैंने बाइक रखी हुई थी, तो उस पर मैं ट्रैवल कर रहा था। सही। और फिर वो वहां पे जाके मैं अटेंड करता था। तो अनफॉर्चुनेटली को 2-3 जो है वो क्लासेस के बाद आई गॉट एन एक्सीडेंट उसी रास्ते में वापस आते हुए। तो मुझे एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से फिर मैं वो फिजिकल क्लासेस ज्यादा नहीं ले पाया, तो वो एक सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक आ गया। लेकिन जब मैं इन ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने वो हुज़ैफा अली का ग्रुप ज्वाइन किया, एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन किया, और मेरे ईबे का एक उस वक्त तक 3-4 साल का मेरा बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था। सही। तो आई यूज्ड टू हेल्प अ लॉट, मतलब जिसके भी ईबे की क्यूरीज होते थे। फॉर्चुनेटली फॉर मी उसी वक्त एक प्रॉक्सी सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था जी, जी। कि ईबे की फेल्ड प्रोडक्ट को Amazon की फेल्ड प्रोडक्ट को ईबे पे सेल करें। जी, बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। प्रॉक्सी सेलिंग का जब कॉन्सेप्ट आया, आई हैड लाइक गुड अकाउंट, गुड हेल्थ, टॉप रेटेड अकाउंट्स, अच्छी सेल्स, तो मैंने वो प्रोडक्ट्स लेके सेल करना शुरू कर दिया। जो मेरे काउंटर पार्ट थे, जो लोग प्रॉक्सी सेलिंग कर रहे थे, एक तो मैं उनको बहुत हेल्प कर रहा होता था, साथ में वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते थे। मैंने अंडरस्टैंड किया कि दे हैव ऑलरेडी फेल्ड सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स ऑन Amazon। अगर वो Amazon पे फेल हो गया तो eBay पे उस प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप उसको प्राइस बड़ी कंपेटिटिव हो। ट्रू। तो जिस भी प्राइस पे मुझे प्रोडक्ट मिला करती थी, मैं उससे $2-4 पर्सनल लॉस के ऊपर उसको सेल करना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं कुछ इनिशियल सेल्स ले लूंगा तो मैं अपने कॉम्पिटिशन को बीट कर सकता हूँ उन्हीं प्रोडक्ट्स में, उनको सेल करने के फीडबैक वगैरह अच्छा आ जाएगा। तो वो मैंने जब सेल करना शुरू किया तो माय नेम स्टार्टेड टू पॉप अप लाइक इन सनीज अली बुक। दिस गाय जैनुल रफी, ही इज डूइंग प्रॉक्सी सेलिंग।
वो बूट कैंप स्टूडेंट जी है। जी, आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है। हम लोगों ने भी उस वक्त आप लोगों की हाँ, सर्विसेज अवेल की। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सनी अली को इन्फॉर्मेशन मिल रही। फिर फॉर्चुनेटली फॉर मी कोई अहमद मेमन साहब की जो है वो मुलाकात हुई सनी अली से। सही। सनी अली ने उसको बताया कि मेरा एक बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है रिसोर्स का, मैं ऐसे लोगों को हायर करता हूँ, उनका कोई सेट पैटर्न था। तो देन अहमद मेमन साहब ने उनको सजेस्ट किया कि देयर इज दिस गाय इन एबटाबाद हु इज हेल्पिंग द कम्युनिटी इन ईबे डूइंग गुड इन प्रॉक्सी सेलिंग, तो व्हाई डोंट यू हायर हिम। तो तब मुझे सनी अली की कॉल आई। अच्छा। और उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग। तो मैं उस वक्त ईबे के साथ साथ मैंने एक डे जॉब, एक एलपीजी प्लांट था, मैं वहां पे एक डे जॉब भी कर रहा था। क्योंकि अच्छा। ईबे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज्यादा कोई मैंने इनोवेट नहीं किया, एक ही किस्म की प्रोडक्ट सेल करता जा रहा था। तो वो थोड़ा सा स्लो हो रहा था। और 2 फैमिलीज जो थी हमारी, उनका वो ब्रेड एंड बटर जो है ईबे था। सही। तो मैंने सोचा कि आई एम लर्नड पर्सन, मैं अकाउंटिंग का मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई वहां पे, एंड मैंने वो भी ज्वाइन कर ली। तो उसमें आई गेट टू ट्रैवल इन दैट जॉब। तो वो पहाड़ों में मैं जो है वो कभी मानसेरा जा रहा हूँ, कभी मैं कश्मीर जा रहा हूँ, उस पे कभी जो है वो शौक भी पूरा हो रहा है और साथ में वो जॉब भी हो रही है। वो बहुत जबरदस्त लोकेशन थी जहाँ पे जॉब थी, बड़ी रिलैक्स जॉब थी। तो वो भी बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो इन्होंने मुझे बताया कैसी जॉब है, और आई डेफिनेटली इट वाज लाइक नो ब्रेनर कि मुझे उसको ज्वाइन करना था। ई कॉमर्स में मैं था और सनी अली की तरफ से जॉब थी, बिग थिंग बैक देन। तो आई जॉइंड, यस, इजी। ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया तो उस वक्त इनिशियली आई रिमेम्बर कि आप आईडी की तरफ ज्यादा आपका रुझान हुआ, तो वो जर्नी क्या आपको डाला गया आईडी क्रिएशन वाली साइड पे, या वो भी आपका खुद का इंटरेस्ट था, फिर उसको आप लेके आगे चले? या इट इज गुड स्टोरी। बेसिकली जब मैं ज्वाइन किया तो हम लोग उस वक्त पेज मॉडरेशन की तरफ थे। मैं, मुर्तजा और अली, हम तीन बेसिकली उस वक्त जो है पेज को देखते थे। और वो पेज, सनी अली का जो पेज है, इट वाज वेरी लाइक इम्पोर्टेंट कि वहां पे टाइमली आंसर हों और वो ग्रुप में प्रेजेंस एंड ऑल दैट। तो स्टार्ट वहां से किया, फिर थोड़ा सा ईबे के अकाउंट हैंडल किए। तो कोई 6 मंथ्स मैंने जो है वो मल्टीपल जॉब्स में मेरा जो रोल है वो स्विच होता रहा। देन हमारा जो है वो मलेशिया का, ईसी का जो मलेशिया ट्रिप था, उसमें हमें जाने का मौका मिला। तो वहां पर लाइक मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा था। वहां पे भी मैंने ये किया कि सब सो रहे होते थे, मैं सुबह सुबह बाइक एक वहां पे रेंट पे लेके, और मैं आई यूज्ड टू, वो देखी आपकी वीडियोस, यूज्ड टू एक्सप्लोर मलेशिया। तो सब जहाँ पे जाते थे मैं वहां पे पहले से घूम के आया होता था। अच्छा, ये जो ट्रिप था आप काफी लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गो ऑन दैट ट्रिप क्योंकि मैं कहीं और बिजी था। जितने भी लोगों से मैं मुलाकात हुई, उस सबने कहा कि ये लाइफ चेंजिंग इवेंट था। तो आपके लिए कैसा रहा? इट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी एज वेल। अच्छा, ठीक है। मैं क्योंकि जब मैं ऑड जॉब्स में था, ईसी में, विदिन ईसी में ऑड जॉब्स कर रहा था, मतलब लाइक कोई क्लियर कट जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं थी, तो मेरी परफॉर्मेंस भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी जो मैं, मेरे पोटेंशियल था। तो वहां पे मैं एक, मतलब लाइक थोड़ा सा पॉपुलर हो गया अमंग ऑल द पीपल के। सनी अली की हाईलाइट होने लगा कि ये ज़ैन द एक्सप्लोरर, ये जो है वो हर वक्त एक्सप्लोर कर रहा होता है बहुत सारी जगहों को। तो एंड यू वेंट टू मलेशिया एज ए एम्प्लॉय? या एज एन एम्प्लॉय, आई वाज देयर एज एन एम्प्लॉय। तो उन्होंने, अरसलान साहब आईडी को देख रहे थे उस वक्त, मतलब लाइक आफ्टर सनी अली अरसलान साहब उसको देखते थे। तो सनी अली ने एकदम से सवाल किया अरसलान साहब से कि जी व्हाई डोंट यू लाइक पुट ज़ैनुल रफ़ी टू द आईडी क्रिएशन स्टफ। तो उन्होंने कहा जी व्हाई नॉट, विल डू दैट। तो फिर ये हुआ कि जब ट्रिप, जब सारा जो एक ऑफिशियली वो ट्रिप क्लोज हो गया, तो हम 5-6 जो फ्रेंड्स थे, कोलीग्स थे, अरसलान, जवाल लतीफ, इरफान जैकब साहब, और जो शेख मुर्तजा था, शेख अली था, अब शेख मुर्तजा था, मैं और हमारे साथ एक सलमान सदिक साहब। तो हम लोग वी स्टेड बैक फॉर लाइक 4-5 days मोर, ठीक है ना, टू एंजॉय दैट टाइम। तो वहां पे मैं अरसलान साहब के बैठ गया उनके साथ। मैं कहा अरसलान भाई, अब ये 4-5 जो दिन है ना, इसमें मुझे आईडी क्रिएशन सिखा दे, क्योंकि हमारी रिमोट जॉब्स थी, वी डोंट गेट मच ऑफ अ टाइम। वो सिर्फ सेमिनार्स में हमारा आपस में मुलाकात होती थी, तो वर्क फ्रॉम होम था। तो वो मेरे लिए बड़ा फॉर्चुनेट हुआ कि वो मुझे 4-5 दिन अरसलान साहब के मिल गए। मैं उनका व्हाट्सएप पकड़ लेता था, जो आईडी क्रिएशन के हवाले से चीजें होती थी मैं वो देखता था, उनसे पूछता था। थैंक्स टू हिम, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सिखाया वहां पे। उस्ताद के गोडों में बैठ गए मैं एक्चुअली मैं वो बैठे हुए थे ऊपर, मैं घुटने पकड़ के नीचे बैठ गया। अच्छा। मैं कहा उस्ताद जी, उम्र में मुझसे छोटे थे लेकिन डेफिनेटली वाज लाइक मोर एक्सपीरियंस्ड। तो मैं बैठ गया कि मैंने कहा जी अब ये सिखा के आपने यहाँ से उठना है। तो उन्होंने मुझे जो वहां पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, और उसके बाद जो है बूट कैंप में दूसरा सेशन जो है वो आईडी क्रिएशन का होता था। सनी अली ओरिएंटेशन करते थे, और दूसरा सेशन जो है वो आईडी क्रिएशन का होता था। तो वो स्टार्ट हुआ जर्नी। और फिर जब मुझे क्लियर कट रोल मिल गया
और इतनी मुझे आसान सबसे एक मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट इवेंट ये हुआ कि जब ये मुझे रोल मिला उसके साथ ही लास्ट क्वार्टर आ गया। सही। तो मेरे पास एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आया क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आईडीज वैसे थोड़ी भी कम हो बनती जाती है। हाँ जी। क्या तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिला उन सब इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने का जो उससे पहले जो जो प्रैक्टिसेस थी मैंने बहुत ज्यादा गूगल किया, वो आदत तो थी मुझे उसको एक्सप्लोर करने की। सही। बहुत ज्यादा मैंने अरसान भाई से सीखा, जो भी पास्ट में आईडीज बनी थी उस वक्त पाकिस्तान अलाउड नहीं कंट्री नहीं था, तो मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने का मुझे बहुत टाइम मिला, क्या सही। बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको मैंने सीखा, तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और उसके बाद फिर ये हुआ कि सनी अली ने ओरिएंटेशन भी करना बंद किया और पहला आईडी का सेशन मेरा होता है। हाँ, तो आई रिमेम्बर कि वो बूट कैंप का जो जर्नी शुरू हुआ, तो द लास्ट सेशन दैट आई डिड वाज लाइक 498 members were there in this session. वो ये बात start करें हुआ था 2019 के 19 की लास्ट के, आई last थिंक की। सो। तो 501 member joined that session और वो सेशन 9 बजे रात को स्टार्ट हुआ और रात को 4 बजे वो सेशन एंड हुआ एंड 498 members were still on that Zoom. पता नहीं सो रहे थे या नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट दे वर देयर और आई वाज आंसरिंग ऑल द क्यूरीज, जितने भी लोगों के सवाल थे। तो इट गेव मी अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, ठीक है ना, अमंग द बूट कैंप स्टूडेंट। बड़े एक्साइटेड होते हैं लोग जिनका एडमिशन हो चुका होता है, $900 ने पे कर दिए हुए होते हैं और उनको पहला ही मेंटोर नजर आता है, सॉरी रॉन्ग वर्ड, मेंटोर नहीं, एक ट्रेनर उनको नजर आता है जो आईडी क्रिएशन में हेल्प कर रहा है। मल्टीपल टाइम लोग रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई यूज्ड टू आंसर देम ऑल। तो वो एक उससे एक बहुत अच्छा एक लाइक इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि देखिए, जो आईडी की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ही है जिस तरह आपने एक जीमेल का अकाउंट साइन अप करना है। तो उस टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर, मैं भी उसका हिस्सा था 2018 में जब मैंने अपनी आईडी पहली दफा बनवाई। तो इसको इतना हवा बना दिया गया कि जैसे पता नहीं है, कोई दुनिया की अनोखी चीज है, इसमें क्या ऐसा मांग लेते हैं कि जैसे शायद प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आप करते हैं तो एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। मुझे ये बताइएगा कि क्या आज की डेट में भी आईडी उतनी ही डिफिकल्ट की हुई है या कुछ चीजें ईज आउट हुई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखिए, शायद उस वक्त ये था कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे। आपको एक मामू ने बड़ी मुश्किल से लिफ्ट कराई होती थी तरले मिन्नतों के बाद, कि आपको वो आईडी बना देंगे, तो यू कैन नॉट अफोर्ड इट टू गो रॉन्ग, ठीक है ना अबाउट इट। अब यस, फॉर मी इट्स लाइक कि यार इट्स जस्ट सिंपल एज एबीसी, आपने अपना नेम इंफॉर्मेशन डालनी है, देयर इज नो लाइक रॉकेट साइंस तो कोई भी नहीं है इन आईडी क्रिएशन, लेकिन पीपल यूज्ड टू मैस इट अप। मैंने जब फाइवर और अपवर्क पे काम करना शुरू किया तो एक्चुअली मुझे बहुत सारे गोरों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, प्रोजेक्ट्स मिले जिनमें उन्होंने अपनी आईडी क्रिएशन मैसअप की हुई थी। हालांकि उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट्स होते थे, ड्राइवर लाइसेंस होते थे, उनके अपने बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, दे आर अप टू मार्क, लेकिन दे यूज्ड टू मैस अप देयर आईडीज। तो मुझे वहां से रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट लाइक दैट कि ये बिल्कुल सिंपल है। हर इंसान के लिए इसको Amazon के उस राजेश को समझना कि हाउ ही सी थिंग्स, वो थोड़ा सा जरा ट्रिकी पार्ट था। आज भी जो मुझे लगता है जो गलती होती है ना, वो मेजरली है। अब जिस तरह आप पिछले दिनों मैंने अपने टीम मेंबर को बोला, यार मुझे अपना ना पासपोर्ट भेजो, मैं तुम्हें चाइल्ड एक्सेस देता हूँ। अब लिटरली उसने पासपोर्ट भेजा है, इतनी सी पिक्चर, बाकी पूरा वाइट ब्लैंक उसके ऊपर सारा। मैंने उसको क्लास ली, मैंने कहा यार अगर आपका ये हाल है तो एक आम बंदे का क्या हाल होगा। लोग क्या करते हैं, मोबाइल से स्कैन किया भेज दिया, जबकि उनकी क्लियर गाइडलाइन है, अगर आप उसको फॉलो करो। मेरा ख्याल है जो मेजर मेस्टअप होता है वो दो चीजों में है। एक तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड होते हैं वो उस क्वालिटी के नहीं है, सेकंड वो जो डॉट कनेक्ट कराते हैं कि एक ही एड्रेस के ऊपर मल्टीपल लोगों का बना दिया, या एक ही नाम के ऊपर 2-3 आईडी बना लिए, जिस तरह हम मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं। तो वहां पे मेरा ख्याल है मेस्टअप होता है ज्यादा। एग्जैक्टली दैट। लोग पासपोर्ट को Amazon ने बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस दी हुई है, ठीक है। उसमें कुछ लोग ये चीज इग्नोर कर देते हैं कि वो कहते हैं एंगल्ड नहीं होना चाहिए। वो पासपोर्ट की जब पिक्चर भी ले रहे होते हैं तो वो एंगल्ड होती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो जब स्कैनिंग आप प्रोफेशनल, नॉर्मली स्कैनर सारे के पास अवेलेबल नहीं होते, टेक्नोलॉजी इतनी यूज नहीं होती, तो जब वो लोग प्रोफेशनल जगह पे स्कैनिंग के लिए जाते हैं तो जो स्कैनिंग के लिए जो वहां पे जो लोग बैठे होते हैं जो उसको स्कैन कर रहे होते हैं, व्हाट दे डू इज कि वो लोग स्कैन करने के बाद उसको एडिट कर देते हैं। अपने स्कैनर बेड अगर उनके थोड़े से डस्टी होते हैं तो वो उसको बेहतर वर्जन क्रिएट करने के लिए दे एडिट दैट डॉक्यूमेंट। और Amazon ने क्लियरली लिखा हुआ है कि मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, हाँ, एक ये प्रॉब्लम आती थी। अब जैसे आपने वो वाइट एरिया की बात की, अब एक अप टू सम एक्सटेंट दैट वाइट एरिया इज गुड इनफ। लोग क्या करते थे कि वो उस वाइट एरिया को कंप्लीटली हाइड करने के लिए दे यूज्ड टू क्रॉप द पासपोर्ट। अगर एक स्लाइट एज भी क्रॉप हो जाता था तो Amazon रिजेक्ट्स दैट डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली होता है कि एक बड़ी सिंपल इंफॉर्मेशन, लेकिन Amazon को जो एक्सेप्टेबल इंफॉर्मेशन चाहिए, समटाइम्स आप जो
ट्रू पिक्चर भी Amazon को दे रहे हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन Amazon। तो आपको उसको Amazon के अकॉर्डिंगली मोल्ड करके उनको सबमिट करना होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अच्छा आप जैसे जिप कोड मिस हैं, आपने जिप कोड एंटर नहीं किए, आपने स्टेटमेंट ऐसी सेंड कर दी जिसमें आपका नेम आ रहा है, आपका एड्रेस नहीं आ रहा, आपका एड्रेस आ रहा है, बैंक का एड्रेस नहीं आ रहा, तो ये सब छोटी छोटी चीजें दे काउंट। ठीक है, तो इसमें आज भी लोग दे मैसेड अप, और जो समझदारी से Amazon की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो एक दफा भी Amazon ने जो सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो सेलर यूनिवर्सिटी में डिटेल दी हुई है, अगर कोई इसको गो थ्रू कर ले सही, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हम लोग रिसर्च नहीं करते, बिल्कुल ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करते। हम समझते हैं कि जीमेल आईडी बना रहे हैं और आईडी क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं और बैक एंड पे पता लगता है। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, Amazon कहता था कि जी आप अपना क्रेडिट कार्ड मेंशन करें। अब जब क्रेडिट कार्ड का हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि जी क्रेडिट कार्ड तो हमारे पास एक कल्चर ही नहीं है क्रेडिट कार्ड का, तो हम क्या करें, क्रेडिट कार्ड को किस तरह से हम अरेंज करें। तो उसमें क्या होता था कि वो लोग क्रेडिट कार्ड की जगह अपना डेबिट कार्ड अटैच करने के बजाय वो क्रेडिट कार्ड की जगह दूसरे लोगों का क्रेडिट कार्ड अटैच कर देते थे। अब एड्रेस मिसमैच होता है, Amazon की सेलर आईडी वेरीफाई नहीं होती। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं, क्योंकि ये आईडी वाला भी एक लंबा चैप्टर है, लेकिन जो आजकल आपकी मेन स्पेशलिटी है जिसके अंदर आप ज्यादा काम भी कर रहे हैं, वो है होलसेल। थोड़ा सा जरा होलसेल को एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये है क्या, फंडा डिफरेंस क्या है बिटवीन होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड प्राइवेट लेबल, और क्यों होलसेल जरूरी है या क्यों ये रिस्की कम है। देखिए, अगर मैं इसकी बिल्कुल लेमैन और सिंपल एग्जांपल दूं, तो आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को जब आप अपना लेबल लगा के सेल करते हैं तो वो प्राइवेट लेबल है। जैसे अब आपका ये मग है, अगर इस पे ई कॉमर्स प्लानर का जो ये लोगो लगा हुआ है और आप इसको अपने ब्रांड नेम से सेल करते हैं इसको, तो बेसिकली दिस इज ए प्राइवेट लेबल। ठीक है। अच्छा, अगर ये आपसे मैं बल्क में बाय करूं, यू आर द ब्रांड ओनर, और मैं आपसे बल्क में बाय करूं और फिर मैं इसको रीसेल करूं, तो ये होलसेल की डोमेन में आ जाता है। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ड्रॉप शिपिंग में आप अपना ब्रांड भी नहीं कर रहे होते और आप जो बाकी लोगों के ब्रांड हैं उनसे विदाउट परमिशन आप उसको सोर्स किए बगैर आप उसको सिर्फ लिस्ट करते हैं, और जब आपको सेल्स आ जाती हैं देन यू गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है, टू फुलफिल योर ऑर्डर। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में बड़ा सिंपलेस्ट ये डिफरेंस है। अब इसमें ये है कि जब आप अपना एक ब्रांड पूरा जनरेट करने लगे, अगर आप पाकिस्तान में भी सोचेंगे इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड, तो हाउ एक्सपेंसिव दैट गोना बी। आपको मार्केटिंग करनी है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, फिर आपको उसकी आपके ब्रांड को कोई जानता नहीं है तो आपको उसकी तरह से एडवर्टाइज करना है आपको। तो बहुत ज्यादा कैपिटल आई थिंक रिक्वायर्ड होता है एक प्राइवेट लेबल ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। ऑन द अदर हैंड होलसेल में ऑल यू नीड टू इन्वेस्ट इज इन द स्टॉक। अगर आपको कितने यूनिट चाहिए, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद 10 यूनिट्स यू कैन स्टार्ट विद 10 यूनिट्स। आपको 1000 यूनिट चाहिए, यू कैन स्टार्ट विद 1000 यूनिट, और देन यू कैन हैव मल्टीपल यूनिट्स इन मल्टीपल निशेस। तो वहां पे आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, और आप चूंकि ब्रांड से प्रॉपर अप्रूवल से कर रहे होते हैं ना, आप FBA कर रहे होते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज द सेफेस्ट बेट कि आपकी एक तो एक किस्म की प्रोडक्ट में आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही, तो योर रिस्क इज स्प्रेडेड। बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद चूंकि आप प्रॉपरली अप्रूवल लेके काम कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म की भी IP कंप्लेन की प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप FBA कर रहे हैं तो कोई शिपमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी किसी किस्म के मसले नहीं होते। Amazon सारा हैंडल कर रहा होता है, ट्रैकिंग पर Amazon हैंडल कर रहा होता है, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक सेफेस्ट बिजनेस मॉडल है। अच्छा, इसके अंदर सक्सेस रेशियो क्या है, क्योंकि जिस तरह PL के अंदर तो इट्स कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा रिस्की भी है और सक्सेस रेशियो भी इतनी ज्यादा नहीं है। होलसेल के अंदर सक्सेस रेशियो कितनी है और इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि ये एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला इतना बड़ा मार्केट के अंदर इस वक्त गेम चल रही है। कोई कहता है $200 से कर लो, कोई कहता है 2000 से कर लो। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है कि एक इन्वेस्टर को कितने अमाउंट से आना चाहिए और एक एक्सपर्ट या जो VA खुद करना चाहता है उसको कितने अमाउंट से आना चाहिए? देखें, सक्सेस जो है, अब सक्सेस की डेफिनेशन इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, मेरे लिए सक्सेस कुछ और है, आपके लिए शायद सक्सेस कुछ और होगी। ठीक है, इसलिए इसको तो एक्सप्लेन करना इज नॉट लाइक इजी कि मैं कह सकूं कि जी सक्सेस रेशियो क्या है। बट बेसिकली देखें, इसमें मैं बता देता हूं कि फेलियर के चांसेस आर मिनिमम। ठीक है, क्योंकि होता ही है कि आपका जो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा लॉस जो होता है ना, वो मैक्सिमम हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन या टाइम अगर आपका कोई लॉस हो गया, क्योंकि आप एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड सिक्योर कर रहे होते हो।
ठीक है, और वो उसकी आपको पता होता है कि BSR वगैरह यानी जो बेस्ट सेलर रैंक है या उसकी सेल्स जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, वो ऑलरेडी रैंक्ड हुए हैं प्रोडक्ट, आपको किसी किस्म की मार्केटिंग में पैसे स्पेंड नहीं करने, तो अब आप एक ऑलरेडी एक गुड सेलिंग प्रोडक्ट ही आप प्रोक्योर कर रहे होते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है कि जी कंपटीशन में प्राइस में जो आपने सोचा कि जी मुझे 20% मार्जिन मिलेगा, वो 20% नहीं, वो श्रिंक होके वो 5% पे रह गया, ठीक है, या इवन के वो ब्रेक इवन पे भी आ गया, या इवन के वो अगर आपको आपने को $500 किसी प्रोडक्ट के प्रोक्योर किए हुए और आपको $1 लॉस में भी सेल करने पड़ जाते हैं, तो इट्स अ $500 लॉस, जबकि आपने मल्टीपल आइटम्स में काम कर रहे होगे तो इवेंचुअली वो एक एज अ पूल आपको लॉस होगा नहीं, ठीक है ना, यू एंड अप इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, हाँ लॉसेस हो जाते हैं, कुछ ये रुकी मिस्टेक्स करते हैं, वो ये करते हैं कि वो कुछ ऐसे ब्रांड्स और ऐसी वेबसाइट से प्रोडक्ट प्रोक्योर कर लेते हैं जो कि स्कैम होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही तो है। जब ऐसा होता है तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है, लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज अब आपके पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ग्रुप्स अवेलेबल है, आपने किसी भी ब्रांड के साथ किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना है, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप उसको जाके गूगल कर लें, आप उसको फेसबुक में सर्च करें, अगर किसी के साथ प्रीवियसली कोई उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आपके पास वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो अपने आप सेफ्टी में ये ले सकते हैं, बट डेफिनेटली इट्स अ बिजनेस, तो लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन चांसेस आर वेरी स्लिम कि आपको एक्चुअल लॉस हो कि यू स्टार्टेड विद 2000 एंड यू एंडेड अप विद नथिंग, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना ऐसा भी होता होगा। अच्छा, इसमें मैंने जो चीज एक्सपीरियंस की है ना वो ये है, क्योंकि मैंने भी होलसेल पे एक अच्छे लेवल पे काम किया, यू नो दैट होलसेल के अंदर अगर आपकी कोई इन्वेंट्री स्टक हो भी जाती है, वहां पे दो तरीके हैं, एक तो जो आपने एक्सप्लेन किया, दूसरा तरीका ये थोड़ा सा पेशेंस रखें, यू विल गेट योर टाइम। ठीक है, वो स्लॉट मिलेगी आपको। आज 10 लोग बेच रहे हैं, जैसे ही वो उनमें से 2-3 ऊपर नीचे होंगे, आपको डेफिनेटली टाइम मिलेगा, और उस टाइम का अगर आप वेट कर लेते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आप पहले से भी अच्छी प्राइस पे प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। मोस्ट डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करता हूं, जो पहले आपने पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जी। अगेन मेरे से ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं इसका हमेशा ही आंसर करता हूँ कि देखिए बात यह है कि अगर आप अपने लिए खुद डिसाइड करें कि व्हाट प्रॉफिट्स यू आर लुकिंग फॉर, आपने अर्न कितना करना है इस बिजनेस में, ऑन एवरेज जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो अगर मैं बेयर मिनिमम कंजर्वेटिव फिगर्स पे जाऊं तो 10 to 15% है। ठीक है, ठीक है, तो आप अब इससे वर्क बैक करें कि व्हाट यू वांट टू अर्न। मैं बल्कि बोलूंगा इसको 15 भी नहीं हम रखते। हाँ जी, रिलेटिवली देखिए, मिक्स एंड मैच जब आप करते हैं, एवरेज आपकी जो बनती है हम 10 पे ही रखते हैं, क्योंकि 10 एक बड़ा अचीवेबल नंबर है। उससे ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको वो डील्स की गेम और बाकी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। तो इसी तरह से आप अब 10%, अगर आपने $1,000 लगाए हैं, 10% इज $100, so if you want $100 you can start with $1,000, ठीक है ना, तो इसी तरह से ये चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि I've seen people जिन्होंने $3,000-4,000 से शुरू किया और 6-7 महीने में उनकी जो नेट वर्थ है लाइक इट्स $6,000 to $7,000, मैंने ऐसा होता देखा है। ठीक है, और मैंने ऐसा भी देखा है कि $50,000 से काम कर रहे हैं और मंथली वो $1,000 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है कि आपके पास मिनिमम कैपिटल है एंड यू जस्ट वांट टू री इन्वेस्ट दैट कैपिटल, आप उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप अभी 10% जो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बात की है, ये एक साइकिल की है। अब अगर आप उसको पूरे ईयर में ले जाएं, आपके पास $2,000 की इन्वेस्टमेंट है, आप 10% आपको पर साइकिल मिल रहा है, तो आपने जितने वो साइकिल कंप्लीट किए, आपकी नेटवर्थ उतनी बढ़ती जा रही है, क्यूमुलेटिव आपका जो है अकाउंट बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें जैन जो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आती है ना, देखिए यहाँ पे आ जाती हैं दो चीजें। एक है आप और मेरे जैसे जिनको काम खुद आता है, हम अगर 500 से भी करें, 1000 से भी करें, तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको क्यूमुलेट करके एक बड़ा अकाउंट बना लेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स पे। अब इन्वेस्टर आता है मेरे पास, आए दिन इंक्वायरी आती है, जी $5,000 से शुरू करना है, 10,000 से शुरू करना है। अब बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, सर उस 5,000 या 10,000 भी ले ले, 10,000 का 10% कितना बना? $1,000। अब $1,000 में क्या मैं एज एजेंसी चार्ज करूंगा, क्या मैं इन्वेस्टर को दूंगा? तो मैंने तो अपना कैप रखा हुआ है जी, मिनिमम 20,000 से नीचे का अगर अकाउंट है, मैं तो उसको स्ट्रेट अवे माजरत कर लेता हूं कि भाई मैं नहीं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता। उसकी रीजन ये है कि मैं खुद की सर्विसेज को भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली द सेम, मैंने वो कैप अपने लिए $30,000 का रखा हुआ है। सही, क्योंकि हम अब होलसेल में जिस प्लेटफॉर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका होलसेल में दे पायनियर्स इन होलसेल, तो एक नाम है, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज। तो मैंने अपना जो कैप रखा हुआ $30,000 रखा हुआ है, जिसमें मुझे लगता है कि आई कैन जस्टिफाई माय जो पार्ट ऑफ कंपनसेशन है
जो मुझे मंथली प्रॉफिट्स की शेप में मिल रहा है, मुझे मंथली रिटेनर की शेप में मिल रहा है, तो आई कैन जस्टिफाई दैट कि अगर वो 30,000 प्लस की वो उनकी इन्वेस्टमेंट हो, बिकॉज इसमें आपको पता है कि Amazon होल्ड योर फंड, ठीक है, तो उस कैश फ्लो को मंथली बेसिस पे रिटेन रखना। जैसे कि आप, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने $2,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो शायद आपकी सेल $4,000 $5,000 तक भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप उसको मंथली बेसिस पे इफ यू वांट टू मेंटेन, देन यू नीड अ लॉट ऑफ कैश फ्लोस, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 30,000 हो, ताकि आपका 20,000 इज ऑलवेज इन स्टॉक, और आप उसको जो है वो रोटेट कर रहे हो, एंड यू कीप ऑन मेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 30,000 प्लस के अकाउंट्स को जो है वो प्रेफर करता हूँ, और डेफिनेटली इसमें पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड। क्लाइंट्स को ये पता होता है कि इस बिजनेस में हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि हम जब चाहे स्टॉक की प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, दे गेट आउट ऑफ स्टॉक ऑल द टाइम, ऐसे ही है। तो आपको कंटिन्यूस एफर्ट करना होती है कि नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते रहें। अच्छा, इस पे भी थोड़ा सा हम अगर बात कर ले, ज्यादातर बच्चों के ज़हन में ये है जी, बस हमने गूगल किया, 4-5 लोगों को कांटेक्ट किया एंड यू आर देयर। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप 100 लोगों को इंक्वायरी भेजते हैं अपनी, तो आउट ऑफ 100 यू गेट 6 to 7 replies. Out of those 6 to 7, you hardly manage to onboard only 2 to 3 गुड सप्लायर्स, और उसमें से भी फिर आपको बड़ी मुश्किल से कोई 1 या 2 ऐसा मिलता है जिसकी प्रोडक्ट आपको समझ आती है। तो आपके साथ भी नंबर्स कुछ इसी तरह से या डिफरेंट है? मैं कहूंगा कि ये बड़े अच्छे नंबर है जो आप बता रहे हैं। If you contact 100% and you get one product, तो you'll be lucky। ऐसे ही बिल्कुल। तो a lot of effort is required। Unfortunately, हमारे जो communication skills are not at par, ठीक है, तो हमें इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है जी। तो हमारे पास इसके 2 तरीके हैं। एक ये कि अगर हमारी कम्युनिकेशन एट पार नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम कॉल सेंटर में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और आप किसी को भी, या कोई किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके नेटवर्क में अच्छी है, तो यू कैन हायर देम कि वो आपके लिए कम्युनिकेट कर लें, उनको थोड़ा सा स्क्रिप्ट समझा दें, उनको थोड़ा सा उनसे बात कर लें, उनको थोड़ा सा मॉडल समझा दें, या आप खुद अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। अब इसमें आप मॉक कॉल्स कर सकते हैं, आप ऐसे ब्रांड्स को कॉल कर सकते हैं जिन्होंने आपको नई डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, आपको पता है कि उन्होंने नहीं देनी, बट कॉल देम, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आप किसी येलो पेजेस में से निकाल के किसी बार्बर को कॉल करें, किसी इवेंट प्लानर को कॉल करें, किसी कार रेंटल को कॉल करें, किसी हॉल कंपनी को कॉल करें जो फर्नीचर मूव करते हैं, एंड नेगोशिएट विद देम, टॉक टू देम, ताकि आपका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। और मेरे ख्याल में तो प्रोफेशनली आप लोग को ट्रेनिंग्स लेना चाहिए, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग लेना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन, क्योंकि कोई और इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है, सिर्फ आपको रैपिड बिल्डिंग करनी होती है, ठीक है। और स्क्रिप्ट मेरे ख्याल में 50 सेंटेंस होंगे, 100 सेंटेंस होंगे मैक्सिमम, ऐसे ही है, जो दैट कैन गेट यू स्टार्टेड, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर अगर काम कर लिया जाए, उनको रिपीटेडली उनको प्रैक्टिस कर ली जाए, तो इट्स नॉट दैट हार्ड। बेसिकली हम बाय कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, दे हैव टू सेल अस, लेकिन चूंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम अपने आप को सही से पिच नहीं कर पाते, तो हम एक अपने आप को हमेशा स्मॉल टाइम बायर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये गैप है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स आते हैं, हमसे पूछते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि यू कैन टेल देम कि जी हमने आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए $50,000 का, $100,000 का, $200,000 का बजट एलोकेट किया हुआ है इन दिस नीश, इन दिस प्रोडक्ट। आपने पहले से वेबसाइट को थोड़ा सा स्टडी किया हो, पोस्ट कॉल आपने, प्री कॉल जो है वो आपने थोड़ी सी उसकी वर्किंग की भी हो, तो आप उनको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आप उनकी किस प्रोडक्ट्स, किस ब्रांड्स, किस नीश में आप उनके लिए इंटरेस्टेड हैं, और क्यों आपने उनको कॉल किया, और आप उनको अपने बारे में बताएं। तो यहाँ से सक्सेस मिल सकती है। It all depends कि how prepared you are। मुझे लगता है थोड़ा सा इशू ये भी आ रहा है कि कोविड के दिनों में उनके पास भी वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया, और इस मॉडल ने थोड़ा सा हाइप भी क्रिएट हुई इसकी, जिसकी वजह से बच्चों ने वही गूगल वाला मेथड उठाया। अब ऑन एन एवरेज यूएसए में एक जो नॉर्मल रेजिडेंट है यूएसए का, उसको 8 से 10 कॉल्स आती हैं, तो इसी तरह बिजनेसेस को भी मल्टीपल कॉल्स आती हैं। अब वो जब इतनी ज्यादा मैसिव लेवल पे कॉल्स जाना शुरू हुई, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो भी फ्रस्ट्रेट हुए, और कुछ उन्होंने भी ऑटोमेट किया। आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2018-19, उस वक्त एक्सेल पे चलते थी ज्यादातर चीजें, अब दे हैव कन्वर्टेड देयर होल स्ट्रक्चर इनटू वेबसाइट, तो वो सीधा आपको कह देते हैं जाएं जी हमारी वेबसाइट पे जाके देख लें। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा बच्चे को यहाँ पे सेंसिबल होने की जरूरत है, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। जिस तरह आपने कहा कि जी चंद सेंटेंस से याद कर ले, बट उन सेंटेंस के पीछे अगर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस और सेंस नहीं होगी, तो वो स्क्रिप्टेड लगेगा, तो वंस अगेन दे वोंट बी एबल टू क्लोज द लीड। बिल्कुल, स्क्रिप्ट देखिए, स्क्रिप्टेड से मैं इसमें इस तरह से बताना चाह रहा हूँ कि जब आप उनके कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, आप उसमें एक
अगर आपको नो करेंगे जी हम ई कॉमर्स सेलर को या अमेजन सेलर को हम प्रोडक्ट्स देने के लिए नहीं तैयार हैं, तो देन यू शुड हैव अ स्क्रिप्ट रेडी, क्योंकि आपने उसको प्रिपेयर किया होगा तो नेचुरली यू डोंट रीड इट, ठीक है। आपने अगर उसको प्रिपरेशन की भी होगी तो फिर आपके यू विल गो लेफ्ट राइट, लेकिन आपका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो डिलीवर कर पाएंगे। फ्लो में रहेंगे, हाँ यस फ्लो में रहेंगे। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक है कि अगर नो कह दिया तो फिर क्या कहना है, और आपको उसमें तो यू कैन नॉट जस्ट थिंक ऑन द फील्ड, क्योंकि इट्स नॉट आवर मदर टंग, ठीक है, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही से। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ अ लिटिल बिट प्रिपरेशन इज गुड। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा जो बच्चे इसमें एक और ट्राई करते हैं फेक चीजें करने की, चाहिए आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, और बैठा लाहौर में हुआ है, बात कर रहा है न्यूयॉर्क की। देखिए कल्चर भी होता है ना, अब लाहौर को हम लाहौर से बैठ के जितने अच्छे से जान सकते हैं, बाहर का बंदा लाहौर को नहीं जान सकता। तो लाइकवाइज अब यूएसए में बैठा हुआ जो बंदा है वो उसको पता चल जाएगा। वहां पे भी हमारे जो सेम नेम से लोग रहते हैं। अब बच्चों का जी मैं जॉन बात कर रहा हूँ, yes. और भाई जॉन बनने की जरूरत नहीं है, आप अली रहो, आप मुनीर हो, जैन रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चीज ये है कि जो हो वो रहो, और कोशिश करो कि जितना आप इंटरनेट के थ्रू उसके कल्चर को जान सको, जितना बेहतर उसकी प्रोडक्ट को जान सको, उनकी बिजनेस को जान सको, उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आप इसमें क्या समझते हैं? बिल्कुल, देखिए सूडो नेम्स यहाँ पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जी सूडो नेम यूज करना चाहिए। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि सूडो नेम यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इफ यू आर रिजवान देन यू कैन कॉल योरसेल्फ रिज, ठीक है। एंड अगर वो आपसे पूछे कि नहीं यू डोंट साउंड लाइक रिज, वैसे तो बात ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को पॉल और रिजवान और इस तरह से पिच नहीं कर सकते, तो यू कैन जस्ट टेल देम कि जी फॉर योर ईज सो दैट यू कैन प्रोनाउंस माय नेम इजीली, I have a difficult name, so for you to pronounce it easily, I am calling myself Riz, or my friends call me Riz. So you know, इनके workarounds होते हैं. You just have to be a little bit confident. और आप अपने name को use करें, no problem that. सही है। अच्छा जैन, अभी आपने जो लास्ट आपका चल रहा था अभी सिलसिला, वो हुज़ैफ अली की कंपनी के साथ था, अभी वहां से यू लेफ्ट, उसके पीछे क्या मेन रीजन हुई? बिकॉज वी हैव सीन कपल ऑफ पोस्ट फ्रॉम हुज़ैफा भाई, और आपके एंड से भी उस पे शुक्रिया की पोस्ट आई, तो इसके पीछे कोई देयर वाज एनी स्टोरी बिहाइंड इट? ये क्या था? ये देखिए देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इट वाज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ठीक है, मुझे एक होलसेल बिजनेस मॉडल को बहुत डीपली स्टडी करने का मौका मिला जी। और यू नो देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू मूव ऑन। एक टाइम था जब लिविंग ईसी वाज अ बिग डिसीजन, और लोगों के लिए इसको अंडरस्टैंड करना वाज क्वाइट डिफिकल्ट कि हाउ कैन समबडी लेफ्ट सच अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट देयर इज ऑलवेज अ टाइम व्हेन इट्स बेटर टू मूव ऑन। सो आई थॉट कि दिस वाज माय टाइम टू मूव ऑन and focus on the things that I want to accomplish in my life. So it's just that. तो आजकल क्या चल रहा है? अभी अपनी एजेंसी पे फोकस है? जी, so ESP को जब मैंने ज्वाइन किया था, उसको ज्वाइन करने के कुछ अर्से के बाद I established my own company, own agency, और उसको मैंने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया था बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह जो रेफरल बिजनेस था दैट वाज गुड इनफ कि मुझे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लाइंट्स थे मुझे वहां से मिले, और मैंने उनके साथ काम किया। होलसेल की मैंने उनको A to Z सर्विसेज प्रोवाइड की। आई यूज्ड टू हैंडल देयर अकाउंट इन ऑटोमेशन इन पार्टनरशिप स्टाइल। तो अब जो है मैं एक विजन अप कॉमर्स के नाम से मेरी एजेंसी है, और अब मैं उसको इंशाल्लाह पब्लिक करने जा रहा हूँ, और ये बेसिकली Amazon के अकाउंट मैनेजमेंट और ट्रेनिंग एजेंसी होगी। Is it going to be a purely wholesale related services? Yes, it will be wholesale related. वैसे तो ये ई-कॉमर्स एजेंसी, बट इंशाल्लाह जो मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है जिसको मैंने प्रैक्टिस किया है बहुत ज्यादा मेरे एजेंसी में, मुझे डे इन डे आउट प्रैक्टिकल इन एंड आउट्स का पता चल रहा होता है, नॉलेज मिल रही होती है, तो आई विल स्टिक टू दैट। अगर हमने इंशाल्लाह उसको एक्सपैंड किया और कोई मेरे साथ कोई पार्टनर अटैच होता है जो कि जिस तरह मैं होलसेल में अब अपने आप को समझता हूँ कि आई एम इन अ गुड लेवल, तो अगर कोई इस तरह का कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली आई कैन कंसीडर दैट एज वेल। लेकिन फिलहाल अभी इसको होलसेल, प्योर होलसेल एजेंसी रखने का प्लान है। सही, मैं ये समझता हूँ कि होलसेल के अंदर इस वक्त मैसिव लेवल पे स्कोप अवेलेबल है, क्योंकि कोई बड़ा नाम है ही नहीं। ठीक है, हुज़ैफा भाई ने स्टार्ट किया था, आज भी आई बिलीव ही इज लकी इनफ कि कोई भी उनका बड़े लेवल का कंपेटिटर नहीं है। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट PL या ड्रॉप शिपिंग, तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए कंपटीशन अच्छे लेवल का है। तो अगर आप इसमें कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी वेरी स्मूथ जर्नी। अच्छा, इसमें आपने बात की ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के अंदर अच्छा मुझे जो एक गैप नजर आता है ना, ऑफ द कैमरा भी हम लोग बात कर रहे थे, चाहे वो PL की ट्रेनिंग हो या होलसेल की ट्रेनिंग हो या ड्रॉप शिपिंग की, जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, एट द सेम टाइम कुछ लोग सिर्फ मंजन भी बेच रहे हैं।
मैं ये समझता हूँ कि जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, 40-50 बच्चे एक बैच में से निकलता है। जिस मर्जी ट्रेनर की आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, 3-4-5 लोगों को जॉब मिलती है, बाकी 40-45 बच्चा बेचारा मार्केट में खुआर हो रहा है। तो क्यों नहीं जैन हम लोग ऐसे करते हैं जिस तरह अब आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेट्स से मुझे रिसोर्स की जरूरत है अपनी एजेंसी में, आप मुझसे टाई अप करें और जितनी बड़ी एजेंसीज है उनके साथ टाई अप करें। आपका 50 बच्चों का बैच निकला, 50 में से चलें जी 5 आपने रख लिए, 10 आपने रख लिए, यू लेफ्ट विद 40। अब उस 40 में से अगर 25-30 बच्चे ऐसे होंगे जो वाकई अच्छा काम सीख गए और करना चाहते हैं, तो आप बिफोर कंप्लीटिंग योर बैच आप उन बच्चों को कनेक्ट करवाएं डिफरेंट एजेंसीज के साथ। फॉर एग्जांपल आप मुझे कॉल करते हैं कि मुनीर भाई आपको रिसोर्सेज चाहिए, मैं आपको कहता हूँ जी जैन मुझे 5 रिसोर्स देते हैं, आप उन 5 को मेरे साथ कनेक्ट करवाते हैं, 5 को किसी और के साथ कनेक्ट करवाया, 10 को किसी और के साथ। एट द एंड ऑफ द बैच आपके जितने अच्छे स्टूडेंट है वो सारे जॉब प्लेसमेंट पे होंगे और कुछ उनमें से अपना काम भी कर रहे होंगे। देखिए मैं ये समझता हूँ ट्रेनिंग की असल सक्सेस वो है, रादर देन कि सिर्फ आप अपना बैच खत्म करें, पैसे हजम करें और मार्केट में बच्चे खुआर होते रहे। अभी इसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए बच्चा समटाइम बहुत अच्छा है, उसको प्रॉपर सीख गया, वो आपने अच्छा नॉलेज डिलीवर कर दिया, नॉलेजेबल होना एक चीज है, बट कहीं जाके जॉब लेना यस या यस कहीं जाके अपने आप को एज ए पार्टनर प्रिटेंड करना या पार्टनर के तौर पे सामने आना, ये डिफरेंट बॉल गेम है। ये हर बच्चा नहीं कर सकता और हम 1.5-2 महीने की ट्रेनिंग में मेरा ख्याल है ये चीज शायद सिखाई भी नहीं जा सकती। तो आप इस तरफ क्यों नहीं थोड़ा सा तवज्जो करते? एक्सीलेंट एक्सीलेंट आइडिया और आई एम टोटली अप फॉर इट इंशाल्लाह। और मेरा फोकस भी ये है कि मैंने जब ट्रेनिंग अब जब मैं इस ट्रेनिंग बिजनेस में आ रहा हूँ इंशाल्लाह, तो एक डेफिनेटली आई एम नॉट नॉट एटी और नॉट एनी चैरिटी और एनीथिंग, आई मीन फॉर मनी एज वेल। सबकी तरह से मैं भी जब ट्रेनिंग करवाऊंगा तो एक एक बहुत बड़ा मोटिव जो किसी भी बिजनेस का होता है दैट वुड बी प्रॉफिट्स। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना ये है कि रादर देन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वीएस इन द मार्केट जो कि बहुत पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी बहुत नाम खराब कर रहे हैं जी। तो माय फोकस इज कि एक फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाए। और अब जैसे हम लोग ट्रेनिंग मैं जो ट्रेनिंग करवा रहा था, मैंने 6 बैचेस ऑफ ट्रेनिंग कराए, हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स हमने ट्रेन किए हैं। अब विजन ऑफ कॉमर्स का विजन ये है कि हम अब जो ट्रेनिंग का बैच लॉन्च करेंगे इसमें ट्रेडिशनली ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती थी या मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लासेस हो रही थी। मैंने 4 डेज अ वीक क्लास का प्लान किया है। ठीक है। इसकी वजह ये है कि पहले हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते थे कि वो अपने टाइम में जाके प्रैक्टिस करें, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पाया, वो उस तरह से पॉलिश नहीं हो पाते। अब मैंने प्लान किया है कि उनको लाइव अकाउंट्स, क्योंकि एज एन एजेंसी ओनर मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, True. तो जिन क्लाइंट्स के अकाउंट्स हम हैंडल कर रहे हैं उनकी विद देयर परमिशन, इंशाल्लाह अब उन क्लाइंट्स के ऊपर हमारे जो स्टूडेंट्स आने वाले अपकमिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं वो उनके ऊपर लाइव काम कर रहे होंगे, सो दे गेट एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फिर वो मेरी टीम के साथ इंटरेक्शन उनकी होगी और वो सीख रहे होंगे डेली बेसिस पे जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं ये जो ट्रेनिंग लॉन्च करूंगा ये मैं अपने लिए, कि मैंने जो टीम एक्सपांड करनी है अपने लिए, मुझे यहाँ से स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे यहाँ से रिसोर्सेज चाहिए। और जैसे आप लोग अब होलसेल बिजनेस मॉडल एक फ्यूचर में एक वायबिलिटी नजर आ रही है, पीएल और ड्रॉप शिपिंग के बाद इसको कॉम्प्लीमेंट करती है होलसेल बहुत अच्छे तरीके से। तो आई बिलीव कि अब सारी, जैसे अब आपने कहा बहुत अच्छा है, इट्स वाज एन एक्सीलेंट आइडिया। तो अब इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस और इसी तरह से हम उनकी जॉब प्लेसमेंट पे पहले से ही काम कर रहे होंगे। और मैं विद कोलैबोरेशन विद अदर ट्रेनर्स एंड मैंने अपनी जो टीम है उसको भी मैंने एक्सपैंड किया। आई एम टेकिंग जो मेंटोर्स हैं, मेंटोर्स नहीं सॉरी, आई एम गेटिंग ट्रेनर्स ऑन बोर्ड, ठीक है, ताकि अगर मेरा स्ट्रॉन्ग सूट अगर यूएसए मार्केट है तो फॉर यूके मार्केट आई एम गेटिंग अनदर ट्रेनर। और कम्युनिकेशन के लिए मैं हायरिंग कर रहा हूँ इंशाल्लाह। विल इनवाइट गेस्ट, जैसे आपके एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस है, तो जो भी जिसकी एक्सपर्ट एरिया होगी आई विल इनवाइट देम एंड आई विल मेक श्योर कि जो बैच ऑफ स्टूडेंट मेरे अब नेक्स्ट मार्केट में आएंगे वो जो है एक फिनिश प्रोडक्ट होंगे इंशाल्लाह, कि जो एक होलसेल के बिजनेस को रन कर सके। उसी में से इंशाल्लाह टीम लीड्स भी निकलेंगे और उसी में से इंशाल्लाह अच्छे रिसोर्सेज भी निकलेंगे। बिल्कुल। और मैंने इंशाल्लाह इसको प्लान किया, अल्लाह ताला मुझे इस चीज के ऊपर जो है वो मैं इसको फॉलो कर सकूं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकूं, कि हम उनको इंशाल्लाह उनकी ग्रेडिंग करेंगे, उनको इंटरव्यू कर रहे होंगे, हम उनको डेफिनेटली इंटरव्यू में प्रेजेंट होना भी सिखाएंगे, हम उनको फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे होंगे, लेकिन साथ के साथ जो है हम इस चीज के ऊपर कोशिश करेंगे कि उनकी एथिक्स और मॉरल वैल्यूज के ऊपर भी जो है उनकी जो भी ट्रेनिंग एंड टीचिंग हो रही है। क्योंकि देखिए मार्केट में आई बिलीव
बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ही पूछते हैं कि इतना ज्यादा वीए आ गया, हाउ विल वी कम्पीट। मैं समझता हूँ कि मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में हम लोग एक्सपर्ट लेवल के, प्रो लेवल के जो आपकी फेक और स्कैम आर्टिस्ट हैं हम, माशाल्लाह। और फॉर अ चेंज ट्राई टू बी ओरिजिनल एंड बी ऑनेस्ट। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है इस चीज से कि स्टे ऑनेस्ट, ठीक है, स्टे ट्रू, और इससे आपको यू स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर काम करना है कि स्टूडेंट्स को ऐसे निकालना है। इंशाल्लाह कोशिश करनी है, हम कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, हमारा जो एक हमारी एक जो प्लेटफॉर्म्स की कोशिश थी कि पाकिस्तान एक रिसोर्स प्रोवाइडिंग कंट्री बन जाए जी, और उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज तो दी, बट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और फिर हमारा बहुत दाम खराब हो रहा है। तो अब मेरी एक बड़ी छोटी सी एक कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम वो अच्छे रिसोर्स मार्केट में दे सकें जो कि इसको रीबिल्ड करें इंशाल्लाह। और इससे आपको जो ना इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उसका जो रात को सुकून है ना सोने का, मेरा ख्याल है वो बहुत जरूरी है। और देखें बच्चे निकल रहे हैं, अगर उनकी जॉब प्लेसमेंट भी हो रही तो कहीं ना कहीं आप भी मेंटली रिलैक्स हैं कि यार जो मैंने एक 40-50 बच्चों की खेप निकाली, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर अर्निंग गुड। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना ट्रेनिंग का, सिर्फ पैसा अंदर हजम करना तो नहीं है, उसके अगेंस्ट अगर आप एक वैल्यू प्रोवाइड करें, वो एक हमारा जो ओवरऑल एज ए नेशन भी एक जो हमारा फोकस है वो भी बेहतर होगा, इकोनॉमी को भी फायदा होगा, और हमारा इंटरनेशनल लेवल पे एक थोड़ा मयार भी बेहतर होगा जो कि डिक्लाइन हुआ है पिछले कुछ महीनों में। तो वी सिंसियरली होप कि इंशाल्लाह ये चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, इसमें जैन मुझे ये बताइएगा कि होलसेल का जो बिजनेस हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग में क्या कोई आप ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स बता रहे हैं, जिस तरह डील की टेक्निक होती है, या जिस तरह कोई ऐसी आप चीजें डिफरेंट कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल ट्रेनिंग से हटके है? क्योंकि होलसेल के बिजनेस में भी अभी इतने ज्यादा बच्चों ने ट्राई किया, बट सक्सेस रेशियो जो बच्चों की है बहुत कम है। उसकी मेन वजह जो मुझे नजर आई जब मैं इस बिजनेस को देखता हूँ, वो है इसमें एफर्ट, आपको जिसको हम आम जुबान में कहते हैं डोंकी वर्क बहुत ज्यादा है, लेबर वर्क बहुत ज्यादा है, तो बच्चा उससे घबरा जाता है। तो क्या आप कुछ ऐसी कोलेब्रेशन आपने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ब्रांड्स के साथ की हैं? अब देखिए एक ब्रांड के पास 5-5, 6-6 हजार प्रोडक्ट हैं। एक ब्रांड अगर आप 3 या 4 क्लाइंट्स के साथ भी ऑनबोर्ड करते हैं तो स्टिल, क्योंकि हमारे बजट क्या है, 20,000, 25,000, 50,000, लाख से ऊपर जाके हवा टाइट हो जाती है हमारे क्लाइंट की। तो इतनी जब प्रोडक्ट है 5,000, 6,000, कुछ ऐसी कोलैबोरेशन की आपने ट्राई की कि उन ब्रांड्स के साथ हो पाए? जी बिल्कुल। इसका जो वन वर्ड आंसर है, एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंसी, कि आप एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंसी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और आप बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसमें सिक्योर करते हैं, देन यू लाइक आउटसोर्स और सेल दैट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो डेफिनेटली जब अब जो एक पर्पस है वो ये है कि टू एक्चुअली एम्पावर दो स्टूडेंट्स, कि जब वो जाएं तो वी हेल्प देम, और नॉट सिर्फ ये कि जब वो हमारे से कांटेक्ट हो या प्रोग्राम में हो, बल्कि उसके बाद जब आफ्टर सेल सपोर्ट होती है या आफ्टर ट्रेनिंग जो उनको सपोर्ट रिक्वायर्ड है, उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करें। एक स्टूडेंट जो शायद इनिशियली स्ट्रगल ही सिर्फ इस चीज पे करता है कि वो अपने क्लाइंट के लिए वो इनिशियली प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं निकाल पाता। ठीक है, उसमें मैंने काम कर रहा हूँ, एक्टिवली काम कर रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ सक्सेस मिली है उस प्रोक्योरमेंट एजेंसी में, और अभी तो फिलहाल वो सिर्फ मेरी एजेंसी के उन क्लाइंट्स को ही सर्व कर रही हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो अपकमिंग बैच हम इंशाल्लाह इसी मंथ में अनाउंस करने वाले हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट आएंगे इंशाल्लाह वो भी उससे बेनिफिट उठा पाएंगे। और जो आप बात कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है बहुत ज्यादा, कि मेरे लिए जो मैं चीजें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और जो मेरी टीम एक्चुअली परफॉर्म कर रही है उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो वट एवर आई एम डूइंग और वट एवर चैलेंजेस आई एम फेसिंग, तो वो रियल टाइम में प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट हो रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है नॉलेज। ठीक है, तो इससे वो मार्केट रेडी, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि जो भी एफर्ट डालेंगे वो मार्केट रेडी होंगे। सही। मैंने एक प्रैक्टिस की थी जब मैं अभी लास्ट ट्रेनिंग का बैच करवाया, उसमें से जब बैच खत्म हुआ तो कुछ बच्चों को ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग कुछ इश्यूज आए। अब फॉर एग्जांपल एक काफी बड़ा ब्रांड था, बच्चे ने उसके साथ इनिशियल कन्वर्सेशन करके उसको इंटरव्यू के लिए तो ले आया। अब वो वहां पे आके बच्चा स्टक हो गया, तो ही रिक्वेस्टेड मी कि क्या सर आप मेरे साथ आ सकते हैं। मैंने उसके साथ इंटरव्यू में जाके प्रॉपर उसको क्लाइंट ऑनबोर्ड करवाया, ऑनबोर्ड करवा के उसके साथ मैं 3 वीक तक फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सपोर्ट देता रहा हूँ। 2-3 दफा बाद में भी क्लाइंट से बात की और उस बच्चे को भी सारा काम समझाया। अब देखें इस छोटी सी एफर्ट से आज वो माशाल्लाह बच्चा इस वक्त तकरीबन कोई $2,500 पर मंथ सैलरी ले रहा है। इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक सो 6-7 मंथ वो कंटिन्यूसली उसके साथ काम कर रहा है। ये मेरी एक छोटी सी एफर्ट ने उस बच्चे के लिए परमानेंट एक रोजगार लगा दिया, मेरा कुछ नहीं गया।
ठीक है, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट था, उसने रिक्वेस्ट की, मैं गया, जाके आधा घंटे की कॉल की, क्लाइंट क्लोज हुआ और आज माशाल्लाह वो लगा हुआ है। इसी तरह फिर एक और बच्चे के साथ हमने किया, वो भी इस वक्त तकरीबन 600 की सैलरी के ऊपर लगा हुआ है। तो ये छोटी छोटी एफर्ट है, मेरा ख्याल है, जो अगर हम लगाएं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है, और दूसरा एक ओवरऑल जो हमारी कम्युनिटी है उसकी भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ अर्निंग ही तो नहीं है, आप भी माशाल्लाह उन चंद लोगों में से हैं जो कम्युनिटी गिव बैक को बड़ा स्ट्रांगली जो है कंडेम करते हैं और इस पे हेल्प भी करते रहते हैं लोगों की। तो इसी तरह बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे, जब स्टूडेंट्स के क्लाइंट्स के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। आई चार्ज hefty अमाउंट फॉर व्हेन इट कम्स टू रीइंस्टेटमेंट बिजनेस। तो जब किसी स्टूडेंट का अकाउंट सस्पेंड होता है तो फॉर देयर गुडविल इन आई ऑफ देयर क्लाइंट्स, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रीइंस्टेटमेंट उनके अकाउंट करवा दिया करता हूँ, ताकि उनको एक कंट्रीब्यूशन, मेरे स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज कंपनी जाए। और अगर देखिए मेरे ख्याल में शायद इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई नहीं है कि जब आप बहुत सारे डिफरेंट हालात में लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। अभी एक लास्ट तो उबर बाइक राइडर मेरे पास आया, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई और इट वाज वेरी इमोशनल। और जब आप ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं देन दे स्टार्ट अर्निंग, तो मेरे ख्याल में शायद इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ठीक है, हमारा तो इन प्रोसेस पैसे बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बनते रहेंगे, बिजनेस भी चल रहे हैं, ट्रेनिंग भी चल रही है, ऑल दैट। लेकिन जब ये लोग कमाते हैं, वन मेरी जो एक पहली फीमेल स्टूडेंट्स थी, जब उन्होंने लाके मुझे जो भी उनकी पहली अर्निंग थी वो मुझे लाके रख दी और उन्होंने कहा कि इसमें से ये आपका हिस्सा है और इसमें से आप कुछ रखें, तो वो मेरे ख्याल में शायद ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि मार्केट में हमारे पास बड़े बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, हम अपने रिसोर्सेज के ऊपर, अपने जो टीम के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, और फिर जब वो लेफ्ट राइट जब चीजें नजर आती हैं तो फिर थोड़ा सा अफसोस होता है। बट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कीप्स यू मूव ऑन। डेफिनेटली आपको हमारे अपने प्रोजेक्ट्स भी फेल होते हैं। प्राइवेट लेवल के अंदर मेरी अपनी 2-3 प्रोडक्ट फेल हुई और मिजरेबली फेल हुई, ठीक है, और मुझे इस चीज में कोई मुज़ायका नहीं है कि मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ। जहां देखिए फेल हुई, वहां कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी हैं जो बस ब्रेक इवन पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी भी हैं जो टन्स ऑफ डॉलर्स निकाल के दे रही है मंथली बेसिस पे। तो ये तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये जो चीजें चलती रहती हैं, ये आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड रखती हैं, मोटिवेटेड रखती हैं। अच्छा वैन लास्ट क्वेश्चन इसमें मैं ये पूछूंगा कि होलसेल का बिजनेस फ्लिपेबल है? देखिए मेरे ख्याल में कोई भी बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो दैट इज फ्लिपेबल। हाँ, वो जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे शायद ये उस तरह से नहीं फ्लिप हो पाता, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके पास सोर्सिंग एजेंट या जहां से आप जिस ब्रांड से सोर्स कर रहे हैं उनके पास कब तक स्टॉक की अवेलेबिलिटी रहती है ऑल दैट। लेकिन यस, अगर कोई एक्सक्लूसिविटीज हैं, कोई आपने जो है वो किसी ब्रांड के कॉन्टैक्ट, आपके लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट हैं, तो यस व्हाई नॉट। मतलब आई वुड बी एबल टू बाय ए गुड हेल्दी अकाउंट, अगर कोई किसी के पास ऑफर है तो व्हाई नॉट। लेकिन शायद हम पर्सनल डील्स में जा सकते हैं ज्यादा नहीं। इसमें मेरा ख्याल है वैसे भी फ्लिप होता है, इसके अंदर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। प्राइवेट लेवल के अंदर तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, इसके अंदर आपका जो मेरा जितना इसमें लिमिटेड सा नॉलेज है, आपका ब्रांड बिकता है। एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट के ऊपर एक फीडबैक है, उस फीडबैक की एक वर्थ है। अब एक फ्रेश अकाउंट पे आप होलसेल स्टार्ट करें और एक पुराने पे करें, जमीन आसमान का फर्क है रिजल्ट में। अकाउंट फ्लिप होगा, वो इट विल बी मोर ऑफ एन अकाउंट फ्लिप। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक वर्थ बनती है। थोड़े मल्टीप्लायर इस पे कम है, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक ये भी एक अच्छा हेल्दी अमाउंट में आपका फ्लिप होता है। कुछ किया है, कोई किया है फ्लिप इंटरनली या वैसे? नहीं, मैंने अभी तक फ्लिप साइड पे नहीं आया। मैंने एक साल हुआ मुझे एजेंसी बिजनेस में आए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अकाउंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ मीडियोकर चल रहे हैं, कुछ के ऊपर हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जो फ्लिप वाले जो एक माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर है ना, वो फ्लिप वाले साइड के जो इन्वेस्टर हैं दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीएल। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो ऐसे ही शायद इन्वेस्टर मेरे तक अब तक कनेक्ट हुए हैं, या वो जो लाइक दे वांट अ मंथली इनकम आउट ऑफ साइड हसल के तौर पे। इस बिजनेस में बहुत सारे मिथ भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारी पॉडकास्ट ऑलरेडी काफी लंबी हो गई, इंशाल्लाह विल हैव अनदर सिटिंग जिसमें हम डिटेल में थोड़ा टेक्निकल भी जाके बात कर सकते हैं। काफी सारी मिसकंसेप्शन इस बिजनेस को लेके हैं। लोग समझते हैं कि यार ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें क्या टेक्निकलिटीज चाहिए, सिंपली बस गूगल से किसी का नंबर निकालो, कॉल करो, प्रोडक्ट ऑर्डर करो, दैट्स इट। तो इतना आसान अगर होता तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में लाखों ज़ैनुल रफ़ी होते। ठीक है, इतना आसान नहीं। अच्छा, बिफोर वी सम अप दिस सेशन, मैं अपने हर गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025 फ्रॉम द डिजिटल पर्सपेक्टिव? देखिए मेरे ख्याल में देयर इज नो अदर ओपिनियन, इट हैज टू गो अप। हम जितना वी हैव टच्ड रॉक बॉटम, ठीक है ना, और हमें इससे ऊपर ही जाना है इंशाल्लाह। और माशाल्लाह यूथ अवेयर हो गई है, ठीक है। मैं जो कुछ मार्केट में इस वक्त ई कॉमर्स मार्केट में और पाकिस्तान मार्केट में थोड़ी सी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, लेकिन आई
आई बिलीव आई थिंक कि जो बिग नेम्स हैं उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा शायद पाकिस्तान के लिए किया है ना, वो चैनलाइज कर दिया हमारी यूथ को। आज मेरे अपने घर में एग्जांपल हैं कि अंडर मैट्रिक स्टूडेंट्स भी दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, और वो इस लेवल पे उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दिया जो कि शायद एक ग्रेजुएट को 7-8 साल की जॉब के बाद भी नहीं मिल रहे होते पैसे। बिल्कुल ठीक है, तो अब हमने इस तरफ सोचना शुरू कर दिया है। खवातीन इससे अनेबल्ड हो रही हैं, बल्कि हमने एक सेमिनार भी विमेन एम्पावरमेंट पे रिसेंटली किया था और माशाल्लाह वहाँ को बड़ा अच्छा टर्नआउट रहा था कि वेरी गुड अब हमारी जो यूथ है वो इन लाइंस पे सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन का वेट नहीं करना टू स्टार्ट अर्निंग। ठीक है, वो अपनी अपनी फील्ड में नॉट जस्ट सेलिंग ऑन अमेजोन, वो अपने अपने ट्रेड में दे आर एक्सेलिंग। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा ब्राइट है। इसमें इसको शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा ड्यू टू आवर नॉन फ्रेंडली पॉलिसीज, और हमारी कोई गवर्नमेंट और हमारे जो बड़े अदारे भी जो आए अनफॉर्चुनेटली वो भी थोड़ा सा सेल्फ ब्रांडिंग और अपने तिजोरियां भरने में लग गए शायद ज्यादा। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम, क्योंकि ह्यूमन जो वो है रिसोर्स हमारे पास इतनी ज्यादा है और यूथ इतनी ज्यादा है, तो आई बिलीव कि थोड़ी सी और हम अपने जरा मोरालिटीज और एथिक्स को चेक कर लें तो वी गोना गो अप इंशाल्लाह। बिल्कुल, अगर देखें पिछले 4 साल में गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव एटलीस्ट हमारी डोमेन में जो हुए हैं, आज से पहले कभी भी नहीं हुए, तो गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए और वी सिंसियरली होप कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह चीजें और बेहतर होंगी। एज यू राइटली सेड कि हमारे पास सबसे बड़ी जो पावर है वो यूथ की है। 63% हमारे पास यूथ है और इंशाल्लाह दिस यूथ विल हेल्प दिस कंट्री टू गो फॉरवर्ड, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम उम्मीद को हैं और ये भी समझते हैं कि आने वाले वक्त में देखिए हमने अपना टाइम गुजार लिया। ये जो बच्चे हैं जो आज मैट्रिक में हैं, 7th 8th में हैं, जब तक ये आएंगे इंशाल्लाह ये डिजिटल एरा जो है उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। जैन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी पॉडकास्ट में आए, बड़ी हेल्दी डिस्कशन आपके साथ हुई। इंशाल्लाह विल हैव अनदर सेशन इन डिटेल अबाउट होलसेल। आज तो हमने ज्यादा ओवरऑल जर्नी पे बात की। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का जी बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा और इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जितने भी एपिसोड हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।